बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। मैं हूँ महविश हबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। तो आज मैंने सोचा कि प्रोग्राम में ऐसे टॉपिक का इंतखाब किया जाए जो हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हम सब अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव थाट्स, टॉक्सिटी को काफ़ी हद तक भर लेते हैं और एक तहकीक के मुताबिक ये बात साबित हुई है कि जितना ज़्यादा हम नेगेटिव सोचते हैं, जितना ज़्यादा हमारे आसपास नेगेटिव वाइब्स होती हैं, उतना ज़्यादा हमारी जो काम करने की ताकत है वो मुतासिर होती है। तो कोशिश ये करें कि अपने आसपास उन लोगों को रखें जो कि पॉजिटिव हों, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव सराउंडिंग में रहेंगे तो आपका मोराल भी बुलंद होगा और आपको बहुत सारे चैलेंजेस ज़िंदगी में जो सामना करना पड़ रहा है उससे हल करने के लिए हिम्मत भी मिलेगी। तो इसीलिए अपने आप को नेगेटिव थाट से दूर रखें और नेगेटिव लोगों से दूर रखें। ये आपकी कामयाबी के सफ़र के दौरान हर्डल हो सकते हैं। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का आज का वेदर थोड़ा सा गर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 34 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है 27 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब है जिसकी वजह से सफोकेशन भी हो रही है, हब्स का भी एहसास हो रहा है। तो ऐसे में आज का दिन खासा गर्म होने वाला है फैसलाबाद के लिए। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मानसून के चौथे स्पेल का जो है आगाज़ हो गया। ताहम आइंदा 24 घंटों में तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन चौथा स्पेल जो है मानसून का इसका आगाज़ हो गया। तो 1 से 2 दिन में बारिश जो है वो मुतवक्की है, जिससे मौसम तो खुशगवार होगा। लेकिन जब मानसून के हवाले से बात करें तो एहतियाती तदाबीरें लाजमी फ़ॉलो करनी चाहिए। मौसम कोई भी हो, अगर हम इसे बचने के लिए इसके एहसास को या इसकी शिद्दत को ख़त्म करने के लिए SOPs का इख्तियार नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। तो मानसून में अपने आप को बाहिफाजत रखने के लिए कोशिश ये करें कि इलेक्ट्रिक जितने भी टूल्स हैं उनसे दूर रहें, और अगर आपको कभी किसी इलेक्ट्रिक टूल्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी या किसी कोई इशू आ रहा है तो इस चीज़ को हल करने के लिए जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं वो लाजमी लें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब कुछ बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से, आवाम के हवाले से। आवाम क्या चाहती है कि एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर महंगाई की रेशो कम हो, लेकिन जुलाई का महीना जो है वो आवाम के लिए ख़ासा मुश्किल रहा है, क्योंकि इस महीने में 1 से 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। क्या हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ़ भी दिया जाएगा पाकिस्तानी आवाम को, या सिर्फ़ और सिर्फ चैलेंजेस ही हैं? इन पे बात करेंगे, लेकिन इस पे बात करने से पहले हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर अरसलान दुरानी ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं अरसलान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अरसलान फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अरसलान दुरानी के साथ ही हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर मरियम रज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया मरियम फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले अरसलान दुरानी आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। पाकिस्तानी अवाम है या फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो अवाम ये चाह रही थी कि बजट के बाद थोड़ा सा रिलीफ़ दिया जाए, लेकिन देखने में आया है, बल्कि ये एक चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो चुकी है कि 2 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। एक आम शहरी की ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महविश। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो उससे जुड़ी बहुत सारी आइटम्स हैं जिनकी कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। हम ये समझते हैं शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वो पेट्रोल के इस्तेमाल करने वालों पर ही पड़ेगा, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आपकी शेयर ख़ुरानोश है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि आलमी मार्केट में भी एक रुझान ज़रूर पाया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने का, और यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसको इनिशिएट करती है और फिर कीमतों में इजाफ़ा करती है। और अब जो इजाफ़ा किया गया है 15 तारीख को, वो 5 रुपये और कुछ पैसों का किया गया, और 272 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, ये अपने आप ही एक मुश्किल टास्क है उस बंदे के लिए, एक सैलरी पर्सन के लिए जिसकी 30 से 35 हज़ार सैलरी है। इसने घर भी चलाना है, घर का रेंट भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, बच्चों के स्कूल के फीसेस भी देनी है, और उस घर में सिर्फ एक ही बंदा कमाने वाला। तो इट इज़ ग्रामेटिकली और ज्योमेट्रिकली इम्पॉसिबल उसके लिए, जिससे उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा कि वो कौन सा बजट कहाँ पर लगाए। 30,000 का महीने का बजट है, उसमें से मुझे बताया कि 10,000 तो उसका पेट्रोल की मद में लग जाएगा, क्योंकि उसने अगर ऑफिस उसका 30 से 40 किलोमीटर दूर है या 23 किलोमीटर भी दूर है तो 1 लीटर पेट्रोल तो रोज़ का उसका लग ही जाता होगा। तो इस तरह से अब महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो आता है पेट्रोल की कीमत बढ़ने से। तो वही हमें आप देखने को भी मिल रहा है, वो चाहे सब्जियों की कीमतें हो या फिर फलों की कीमतें हो या फिर
दालें हो, चिकन हो, दीगर चीज़ें हो, तो एक हाइक मिलती है उनको, जिसकी वजह से जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम शहरियों पे, आम जो मज़दूर तबका उन पर ज़्यादा पड़ता है। अब एक शख्स जिसकी मज़दूरी ही कहीं मुश्किल से 700 से 800 रुपये होती है, उसमें से 272 रुपये उसका 1 लीटर पेट्रोल का निकल गया, तो वो बाकी कैसे बजट मैनेज करेगा एक दिन का? तो मुश्किल है। बहरहाल ये सूरत मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए था कि इसमें मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ये जो लेवी टैक्स है या फिर DTS की मद में पैसे वसूल किए जाते हैं आवाम से, उसमें थोड़ी सी कैटेगरी होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ये बातें हो भी रही थी, फिर इसको मुस्तरद किया गया फार्मूला को कि जो साहिब इस्तात, अब देखें अब ये किस तरह का निज़ाम है कि एक लैंड क्रूज़र पे या एक बड़ी गाड़ी पे आने वाला बंदा जिसकी फैक्ट्रियाँ चलती है वो भी 272 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहा है, और एक बाइक की कीमत महज 16 से 17 हज़ार रुपये है, और उसकी जो सैलरी है वो कहीं 20 से 25 हज़ार रुपये है, वो भी उसी 272 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है। तो इट्स अ बिग डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को ट्रिगर कैसे किया जा सकता था, किस तरह से कैटेगराइज करके आप जो उमरा है उनसे आप टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर करके उनसे पैसे वसूल करें, और नीचे जो तबका है उनको, ये जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं। एक अदाद शुमार में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की लकीर उससे नीचे भी अब ज़्यादा अब इतनी डेविएशन हो चुकी है, ये ट्रिगर करना और इसको फैक्टफुली देखना मुश्किल हो चुका है कि कौन सा तबका कहाँ पर रुक रहा है, वो मुश्किल हो रहा है। इस तरह से ग्राफ नीचे आ रहा है गुर्बत का, तो उसको कोई देख नहीं रहा। और हुकूमतों की जो तरजीहात, अगर हम वो फेडरल बजट की बात कर लें या फिर सूबाई बजट की बात करें, तो कंस्ट्रक्टिव माइंड है और कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, तोड़ दो फोड़ दो। जो रियल में सब्सिडीज़ दी जानी चाहिए थी, चाहे वो शहरी हो या किसान हो या कोई भी वो शख्स जो कि डायरेक्ट इकॉनमी में रोल अदा कर रहा है, उसको नहीं दी गई। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फिर देखना पड़ता है, फिर एक महंगाई का तूफ़ान आता है। तो वही देखने को मिल रहा है कि अभी 4 या 5 दिन हुए हैं गालिबन पेट्रोल की कीमतों के बढ़े हुए। आपने देखा होगा कि दूध दही से लेके आप दाल चावल तक कीमतें जो हैं उनमें इजाफा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ एक ऐसा शख्स है जिसकी जो इनकम है वो हार्डली 30 से 35 हज़ार है, और उसने पूरा घर का सर्किट भी देखना है, तो खासा मुश्किल है, बल्कि चैलेंजेस है। और मैं ये भी कहती हूँ कि पूरे बजट का जो निज़ाम है वो हिल जाता है जब ज़रा सी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है। तो मरीम, इसमें मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहती हूँ। आप इन कीमतों को किस तरह से देख रही हैं? क्या हुकूमत के पास पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने के लिए भी कोई मनसूबा मौजूद है, या सिर्फ़ और सिर्फ आवाम पे महंगाई का बम ही गिराया जा रहा है? बहुत शुक्रिया महविश। इसके अंदर सबसे एक जो नुमाया चीज़ भी है और दिलचस्प चीज़ भी है कि हम आने वाली हर हुकूमत पिछली हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, और रात गए बढ़ाए गए पेट्रोल की कीमतों के ऊपर बहुत खुलेआम बात की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं कि जो हमारी अपोजिशन टीम है या अपोजिशन बैठे हुए पॉलिटिशियंस, उन्होंने बढ़ा दिया, अवाम मर गई, खप गई। और उसके बाद जब हुई अपोजिशन जो है जब इक़्तिदार में आती है, तो उसके बाद वो भी वही करती है जो पिछली हुकूमतें कर रही थी। और जब वो ख़ुद इक़्तिदार में नहीं होते तो वो ये कह देते हैं कि अवाम जो है वो परेशान है, अवाम के मसाइल बढ़ रहे हैं, अवाम हर तरह से पिस रही है, और स्पेशली वो जो कि सफ़ेद पोश हैं और उससे नीचे का तबका है जो कि ख़ासा परेशान होता है, और वो आप बता भी नहीं सकता वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो जब खुद आप अपनी हुकूमत में आके वो चीज़ें बढ़ाना शुरू करते हैं, तो तब क्या आपकी जो आवाम है या जिसको आप टेक ओवर करते हैं वो अमीर हो चुकी होती है कि आप हर 15 दिन के बाद जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाना शुरू कर देते हैं और आवाम को कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे तो ठीक नहीं होगा। आपने ठीक है कीमत बढ़ानी है, एक फ़ासला रख लें, फिर उसके अंदर 6 महीने बाद बढ़ जाए। आप देखें आपके 1 जुलाई को बढ़ी है, उसके बाद साथ ही 15 दिन बाद दोबारा से आपने बढ़ा दिया। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ आपकी फलान की बात को ही मैं सेकंड करूँगी कि क्या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई और बस आपने अब जहाँ पे भी ट्रैवल करके जाना है तो आपको पेट्रोल जो है वो डलवाना पड़ेगा? नहीं, आपकी सबसे बेसिक इसके अंदर होती ही ट्रांसपोर्ट है जो बढ़ जाएगी। आपने सिटी के अंदर ट्रैवल करना है, आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना है, आपके जो है वो प्राइसेस बढ़ गई हैं। उसके बाद फिर अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा सब्ज़ मंडी से सब्ज़ी उठा के शहर में आएगा, तो वो जिस भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेगा, बेशक वो चिंगचे रक्षा हो या उसके अलावा कोई रेडी हो,
वो भी कह देंगे कि भाई हमारा तो बढ़ गया क्योंकि पेट्रोल की कीमत ज़्यादा थी। तो आप देखें कि जो बंदे ने अपना एक फिक्स रेट रखा होगा कि चले मैंने 100 रुपया देना है इसको ताकि आगे शहर से जो है सब्ज़ मंडी से शहर तक ले जाए, तो वो क्या करेगा फिर? वो फिर अपने जेब से 100 रुपया और निकाल के देगा कि चले ठीक है। इस तरह से होते ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपका जितना बजट होता है वो ख़राब हो जाता है। अब जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि एक ऐसा बंदा है जो सैलरी पेड है और उसकी 30 से 45 के करीब उसकी बनती है सैलरी, तो इसके अंदर ये बात है कि बहुत से ऐसे हैं इस वक्त आप देख लें कि जो घंटा घर के अंदर मजदूर बैठे हुए हैं, क्या उनकी 30,000 तक चली जाती होगी? बिल्कुल नहीं जाती होगी। वो अपना गुजारा किस तरह से करेंगे? खा उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे, क्या उनकी ज़रूरत नहीं होगी किसी भी चीज़ की, या उन्होंने कहीं ट्रैवल करके नहीं जाना होगा। हमारे अब ये हालात हैं कि अब वो वाला टाइम तो गुजर गया कि लोगों के पास साइकिल हो। एक ज़माने में जिन लोगों के पास साइकिल होता था उनको बड़ा अमीर समझा जाता था कि ये बड़े अमीर हैं क्योंकि इनके पास साइकिल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो पैदल ही ट्रैवल करते थे, स्पेशली सिटीज़ के अंदर, और काफ़ी फासला तय कर लेते थे। अब तो हम जैसी अवाम, जैसे हम हमारे अपनी जनरेशन ले तो हम यहाँ से लेके वहाँ तक जाते हैं तो हमारे सांस फूल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत ही नहीं रखी गई या वालिदैन ने इस तरह से हमें बड़ा किया है कि हम लोगों का उस तरह का एहसास नहीं है, लेकिन हमारे बड़ों ने ये चीज़ें देखी हुई हैं। तो ये चीज़ है कि उस वक्त भी शायद अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, अब तो लग पता जाता है। खैर, मैं बात करी थी कि वो जो मज़दूर है उसके पास साइकिल नहीं होगा तो उसके पास मोटर बाइक होगी, बेशक वो पुरानी से पुरानी भी होगी, तो वो पेट्रोल डलेगा तो वो चलेगी, वैसे तो नहीं वो चल सकती। तो वो किस तरह से अपना निज़ाम चलाएगा? अगर उसने किसी के घर जाना है, उसको अगर अल्लाह अल्लाह करके उसको कोई मिल ही गई है, कोई घर मिल गया जहाँ पे उसने जाके कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई छोटा मोटा काम करना है, अगर उसको 1000 रुपया भी मिल रहा है या 1200 मिल रहा है, तो उसमें से पेट्रोल का तो निकल गया उसका 300-400, क्योंकि उसने ट्रैवल करके जाना है, तो वो घर क्या लेके जाएगा अपना एक दिन का। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, मामूली चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी हुकूमत नहीं देख रही कि हम अपना जोर जो है वो किन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे जो कि पहले ही उस मलबे के नीचे आके ख़त्म हो चुके हैं। वो बस सिर्फ इस वक्त सांसें ले रही है हमारी जो आवाम है, लेकिन हमारी हुकूमत इस तरफ देखने के लिए तैयार बिल्कुल इसी तरह से मरीम, रिलीफ जो है वो आवाम का हक़ है, और हम देख रहे हैं कि जब बजट पेश किया गया था तब यही कहा गया था कि ये बजट जो है आवाम के लिए रिलीफ होगा, लेकिन बजट के फ़ौरन बाद हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। आवाम ने जैसे तैसे करके इसे भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर दूसरी बार जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो यकीनन ये काफ़ी परेशान कुन बात है, और एक आम शहरी जिसकी सैलरी बहुत कम है या जिसने अपनी ज़िंदगी के दीगर मामलात भी देखने होते हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, घर का रेंट भी देखना होता है, तो उसकी तो ज़िंदगी खासी मुश्किल हो रही है, और ऐसे में घर का बजट बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इरसान, यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि हमने जिस तरह से बताया कि किरायों में इजाफा हो रहा है, दीगर अशिया जो हैं वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ अब अगर देखें कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी हो तो हम देखते हैं कि कीमतों का तसलसल वहीं पर रहता है। इससे काफ़ी एक आम शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपकी शहरियों से बात हुई होगी, क्या फ़ीडबैक दे रहे हैं, क्या राय रखते हैं, क्या इन सारी चीज़ों से वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं, क्या एडजस्ट कर पाएंगे? इसमें मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जिसने एक आम इंसान की क़ुव्वत ख़रीद पे काफ़ी ज़्यादा बोझ डाल दिया है, जिसके तमाम तर मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे ही इजाफा होता है हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ रही हैं, जिसमें हमारा जो किराए हैं ये बढ़ जाते हैं, आटा, दालें, चीनी या घी की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से एक आम शहरी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हुकूमत को यही चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, सब्सिडीज़ दे, ताकि एक आम इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात तो दूर बल्कि एक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक मुकम्मल लाहे अमल तैयार करें। तो इरसान, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि हमने बताया कि किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं ये इंसान की पूरी लाइफ साइकिल पे एक कहीं ना कहीं असरअंदाज होती हैं। आपने आम शहरियों से गुफ्तगू की होगी, पेट्रोल पंप्स पे भी गए होंगे, शहरियों का क्या रद्द अमल है, उनकी क्या डिमांड्स हैं? देखिए, डिमांड्स उनकी एक ही होती है कि आप सब्सिडी दें और रिलीफ दें जो निचला तबका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। होता उसके बरक्स है, सबसे ज़्यादा मुतासिर ही निचला तबका होता है, क्योंकि ये जो पॉलिसी बनाई जाती है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्टिकुलर तबके को देखकर बनाई जाती है, चाहे वो टैक्सेशन का निज़ाम हो, चाहे वो GTS लगाना हो। आप खुद देखें कि कितना ज़्यादा टैक्स का बोझ सारे का सारा पड़ रहा है निचले तबके पर। उसको एक ख़रीदनी है ना, एक पेंसिल ख़रीदनी, उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वही टैक्स जो अशराफिया है या जो उम्रा है उनको उस टैक्स का कोई सिस्टम मैकेनिज़्म वैसा मौजूद नहीं है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, दो किस्म के टैक्सेस होते हैं, दैन वी हैव GTS एज वेल। लेकिन होता क्या है कि वो रिकवरी उस तरह से कर नहीं पाते।
अब जिनसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाना चाहिए वहाँ से उतना मिलता नहीं, तो रिलीफ निचले तबके में कहीं नज़र नहीं आ रहा, वो वैसे का वैसे ही है। हम कहें ना कि कोई बंदा जिसकी कोई चलो 50,000 भी सैलरी है, वो कुछ सेव कर रहा होगा महीने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं सेव कर पा रहा। वो मुश्किल से उसका एक दिन का जो ख़र्चा वही निकलता है, और पूरे महीने का बजट उसका 50,000 में नहीं बन सकता, क्योंकि उसने घर का रेंट भी देना है, उसने फिर अपने जो अशिया खुरनोश है वो, फिर बिजली गैस, ये सब चीज़ें, बच्चों की एजुकेशन वो अलग चीज़ें हैं। तो ये अब मुश्किल हो चुका है। अब यहाँ पर अगर घर के तमाम अफराद कमाना शुरू कर दें फिर जाके गुजारा हो सकता है, सेविंग्स फिर भी नहीं है। आप कैसे कह लेंगे ना सेविंग्स, नो देयर इज नथिंग। तो यहाँ पर हुकूमत का किरदार क्या है? सिर्फ आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आप लोगों की मदद कर दें, वो भी ज़लील व ख़वार करके, तो ये किरदार नहीं है आपका। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती और दुनिया ऐसी हुकूमतें नहीं चला रही। वहाँ पर निचले तबके को बाइज़्ज़त तरीके से उनको रिलीफ दिया जाता है और वो प्राउड फील करते हैं, ना कि वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करें कहीं जाते हुए कुछ हुकूमत की तरफ से कुछ मिले। लोग वो तो कुछ दो किस्म के लोग, एक तो वो जो कि उनको पता है कि हम क्या करें जैसे करें, हमने अपना गुजारा करना है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत 300 भी हो जाए, वो कुछ ना कुछ तगो-दो करेंगे, कोई मेहनत करेंगे। लेकिन एक तबका ऐसा है जो किसी से मांग भी नहीं सकता और ख़ुद वो मेहनत भी कर रहा है लेकिन उसका गुजारा भी नहीं हो रहा। वो बिल्कुल कहते हैं ना कि वो मिट चुका है, लेकिन अब वो किसको बताए? बताने के लिए जगह है नहीं है, वो आके बता भी नहीं सकता। वो मैं बता रहा था कि जो क्लासें हमने बनाई हैं उन क्लासों से कहीं नीचे चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन लोग बोलते नहीं हैं। अब महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है, आप जो पर कैपिटा इनकम है वो पाकिस्तान में देख लें कितनी है, उस हिसाब से तो कहीं सैलरीज मैनेज ही नहीं हो रही। बिल्कुल सैलरीज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? इवन अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में 30,000 सैलरी दी जा रही है पर मंथ। आप खुद अंदाज़ा लगाया कि 30,000 सैलरी आज के दौर में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ये एक बंदे का खर्च नहीं है 30,000, उसमें एक 5 अफराद पर मुश्तमिल घर कैसे चलेगा? उसमें रेंट, वो सारा अलग चीज़ें। अब तो पानी का भी रेंट यहाँ पर माशाल्लाह से वासा ने अपने हिसाब से लेना शुरू कर दिया। तो आप इतनी सारी महंगाई में किस तरह सर्वाइव करे कोई? तो इट इज़ टोटली डिफ़िकल्ट। और पेट्रोल बढ़ता है तो फिर नीचे किरायों में भी इजाफा होता है, चाहे वो स्टॉप टू स्टॉप हो या फिर आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना है, बैनुस्सबाई आपने सफ़र करना है, तो वो एक बड़ा हाइक देखने को मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ से हमने चिन्योट जाना तो उसका जो किराया, नामे पे किराया लिखा होता है वो 85 रुपये या 90 रुपये होगा, लेकिन वसूल कितना किया जाता है? 150 रुपये। इट्स अ बिग डिफरेंस। लेकिन ये एक साइड का किराया मैंने आपको बताया, इस तरह बहुत सारी साइड्स है। और फिर जब पेट्रोल बढ़ता है, अब मुझे ये बताया कि अगर पेट्रोल की कीमत 5 रुपये कम होती है तो फिर वो कम क्यों नहीं होता किराया? वो वहीं का वहीं अटका रहेगा। कम जब होंगी तो वहीं रहेगा, लेकिन जब ज़्यादा होगी तो फिर वो अपने हिसाब से किराया बढ़ा देंगे। जी हाँ, पेट्रोल बढ़ा है, उनके पास सिर्फ एक मंतिक होती है जवाब देने के लिए, महंगाई कर ली, फिर एक हाँ पेट्रोल बढ़ गया इसलिए हमने आलू की कीमत बढ़ा दी। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली उनका पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जी कि हर चीज़ ही जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, महंगाई और पेट्रोल बढ़ गए। तो इसको एक तो चेक एंड बैलेंस के लिए कोई अलग से, अब शायद एक खबरें आ रही थी कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने कुछ इनिशिएटिव लिया है कि अब जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होगी उसके अगेंस्ट या उसकी जगह पे एक फ़ोर्स तैनात की जाएगी जो कि चेक एंड बैलेंस करेगी कि क्या कीमतों का तयन जो हुकूमती सतह पर किया गया है उसमें ही चीज़ें अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। लेट्स सी कि वो कैसे काम करती है, बट सराहना चाहिए अगर कुछ अच्छा इकदाम किया जाता है। अस्लान, चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही मसले की निशानदेही की है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, एक सर्कल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसे लोग भी सरगर्म हो जाते हैं जो कि खुद साख्ता महंगाई का सबब बन रहे होते हैं। ऐसे लोगों को लगाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए फ़ोर्स बनाना अगर पंजाब गवर्नमेंट कर देती है तो ये वाकई खुशाइंद है, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस रखने की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मरियम, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अब जो है एक आम इंसान का गुजर बसर काफ़ी मुश्किल हो गया है, जाहिर सी बात है बच्चों की फ़ीस देनी है, सेहत के मसाइल भी ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं। तो मौजूदा दौर में आपके नज़र में कौन सा ऐसा तबका है जो मैं इस महंगाई के दौर में सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है? इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जो अमीर लोग हैं इस वक्त, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके इस वक्त घूम रहे हैं, सिर्फ वही तबका है जिसको बहुत महंगाई हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन हमारा सफ़ेद पोश तबका और उससे नीचे की जो इस वक्त हालात हैं वो यही है कि वो कहते हैं कि एक वक्त की रोटी अगर हम खा रहे हैं तो बस वही अल्लाह का शुक्र है कि उसके साथ हमारा सर्कल जो है वो चलता जा रहा है। क्योंकि अब आप देखें कि जिस तरह से महंगाई है, हमारे लोग देखें, अब आप हर बात जाके नहीं बता सकते, ये ना आप एहतजाज कर सकते हैं, ना आप अपने अगर घर में एक बंदा कमाने वाला है और 5 पीछे खाने वाले हैं तो ना आप उनको छोड़ सकते हैं, ना आप फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशली आप कह लें कि जो सफ़ेद पोश है या उससे नीचे का तबका है उसके पास तो सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। अगर एक जगह से वो कमा रहा है तो दूसरी जगह पे जब जाके वो करेगा या कुछ कर सकेगा। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि हम ये जो पार्ट टाइम जॉब का एक है तरीक़ाकार की हो सकता है या हो जाता है, हमारे यहाँ अगर आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं तो वो ही आपको इतना ज़्यादा निचोड़ लेते हैं कि आप दूसरी जगह जाने के लिए या ख़ुद को ये मनाने के लिए कि चले मैं पार्ट टाइम उसको कर लेता हूँ किसी और जॉब को, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी फ़िज़िकली ठीक नहीं रहते। क्योंकि आपको हर तरह से, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा एक टीचिंग एक कर रही है टीचर, तो वो अगर सुबह 8 बजे से 3 बजे तक टीचर्स को रखा जाता है स्कूल्स के अंदर, उसके बाद अगर वो चाहेगी भी कि वो पार्ट टाइम कुछ कर ले तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी जो है वहाँ पर ही निकल जाती है। या अगर कोई और हम छोटे तबके की तरह से बात कर लें जिस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, तो वो सेकेंड टाइम पे जॉब करते हुए कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं कि आप अपने आप को इन्वेस्ट वहाँ नहीं कर पाते। अब ये तो हो गई पहली बात। अच्छा, इसके अंदर एक और बात ये भी है कि हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, महंगाई हो जाए, तो उसका असर सिर्फ हम पे नहीं पड़ा होता, इंटरनेशनली भी हमारा ही एक चेहरा जो है वो लोगों को नज़र आ रहा होता है। एक काफ़ी फेमस ब्लॉगर भी हैं और वो टर्की से हैं, उनका मैं कल परसों एक ब्लॉग देख रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मुझे फ़ील हुआ है कि यहाँ पर अगर आपने शॉपिंग करनी है, घर से बाहर घूमने फिरने जाना है, या फिर उसके अलावा अगर आपने कुछ खाने पीने जाना है, तो यहाँ पर पहले बंदे से लेके, यानी कि जो अमीर है उससे लेके मिडिल क्लास के बाद के जितने लोग हैं या उससे लोअर हैं, उन सब का वहाँ जाना, खाना पीना करना और कहीं और जाना सब अलग है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें अगर बच्चा कोई लोअर है तो वो किसी ऐसी दुकान पे जाएगा जहाँ 200-300 में उसका हो जाए, सफ़ेद पोश वाला मैक्सिमम 1000 रुपये 500 वाले में जाएगा, और जो अमीर है वो 10-10 हज़ार और 15-15 हज़ार एक ही टाइम पे खर्च देगा। तो उसका कहना था कि मैं बहुत हैरान हुई हूँ पाकिस्तान में सब कुछ देख के, क्योंकि हमारे यहाँ अगर किसी अमीर ने या किसी गरीब ने कुछ ख़रीदना है तो वो एक ही मॉल में जाएगा, अगर उसने कुछ खाना है तो वो एक ही रेस्टोरेंट में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कीमतों की जो आप कह लें कि वैल्यूज़ है या उनके जो काम हैं वो ऐसे हैं कि हर किसी को इक्वली चीज़ें मिल सकें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और ये अगर हम बैठें और सोचें इस बात को तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने ही मुल्क में आपने कैटेगराइज़ किया हुआ लोगों को कि कौन कितना कर सकता है, किस में कितनी इस्तात है। क्या वो अमीर जो अपनी गाड़ी में बैठा होता है वो कभी जाके 200 की चीज़ खरीदेगा? वो तो कहेगा यार ये तो इसके हाइजीन प्रॉब्लम्स हैं और ये है तो वो है। तो जिसने 200 रुपये में ख़रीदने, उसने पता नहीं वो 200 रुपया कहाँ से इकट्ठा करके दिया और वो खाना खाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्या हाइजीन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिस वक्त बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, या उनकी भी सेहत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपने घर वालों को भी देखना है और उसके बाद उन्होंने ये खाना भी खाना है? तो ये हैं छोटी चीज़ें, लेकिन हम इनकी तरफ गौर नहीं करना पसंद करते। हम कहते हैं ठीक है, जो कैटेगरी जिसको दी हुई है ना वो उसी कैटेगरी में। और आप यकीन करेंगे जो सफ़ेद पोश के लोग थे जो उस कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट करते थे, अब वो भी उससे निकल चुके हैं। वो भी उससे नीचे जाके ही वो कहते हैं कि इतने में ही खा लें, इतने में ही ख़रीद लें और इतने में ही कहीं घूमने चले जाएं। और हमारे फैसलाबाद में तो सबसे बुरी बात यह है कि हमारे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए, फ्री एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारी होंगी, लेकिन फ्री एंटरटेनमेंट कोई भी नहीं है। अगर किसी गरीब ने छुट्टी वाले दिन अपने बच्चे को लेके बाहर जाना ना, तो 100 मरतबा सोचेगा कि मैं किधर जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा और कैसे जाऊंगा, क्योंकि आप कई बार अपनी ज़रूरतों के ऊपर, अपनी ख्वाहिशों के ऊपर, अपनी ज़रूरतों को तरजीह दे थोड़ा देते सा हैं। रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल, है। बहुत और ज़्यादा दूसरी ज़रूरी जानिब है। जब ऐसा हो कि आवाम पे महंगाई का बम बार बार गिर रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो भी बढ़ रही हैं, आटा, दाल, चीनी, आए रोज़ हम कभी ना कभी ख़बरें कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो गई है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। और पाकिस्तान में डिफरेंट क्लास के लोग रहते हैं, कुछ एलीट क्लास हैं, कुछ अपर क्लास है और इसके साथ साथ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ऐसे में
इसमें तमाम तर लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। इसमें अगर देखा जाए तो एलीट क्लास भी काफ़ी ज़्यादा मरीम शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि महंगाई हो गई है। अब वो वाला डिफरेंस भी हम देख रहे हैं कि बहुत कम जा रहा है कि अब महंगाई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोअर मिडिल क्लास के लिए है, या जो बिल्कुल ही लोदी बेल्ट हैं, लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ वो ही मुतासिर हो रहे हैं। अब हर तबका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। महंगाई के हवाले से मज़ीद भी हम बात करेंगे किस तरह से इसने डिफरेंट फैक्टर्स को मुतासिर। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि महंगाई ने एक आम इंसान की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुतासर कर दी है। क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत कम होती गई है। ख़्वाह वो अमीर हो या गरीब हो, हर कोई एक ही बात का शिकवा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ़ देने में कहीं ना कहीं मौसर किरदार अदा नहीं करी। हुकूमत को आवाम को रिलीफ़ देना चाहिए। ऐसे डिफरेंट किस्म की ओपिनियन जो है वो पाकिस्तान में पाई जा रही हैं। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि चीनी की जो कीमत है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अगर हम आज से 6 मंथ पहले देखें तो कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान में चीनी जो है वो वाफ़िर मिकदार में मौजूद है, फिर बहुत सारी चीज़ें चीनी जो है वो बाहर भेजी गई और अब दोबारा से जो है वो इंपोर्ट की जा रही है। तो ऐसे में कीमतों का तसलसल उस तरह से नहीं रह रहा है। तो इसमें अरसलान मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम देखें हमारे मुल्क के लिए तो हमारी पॉलिसीज़ में एक मुस्तहकम पॉलिसीज़ नहीं कहेंगे या कम्प्रिहेंसिव नहीं कहेंगे, प्लानिंग के साथ नहीं चलते। चीनी के हवाले से भी आपने देखा होगा कि ख़बरें सुनी भी होंगी, सोशल मीडिया पे भी देखी होंगी कि पहले चीनी बाहर भेज दी गई, अब बाहर से मंगवा रहे हैं, लेकिन एट दी एंड जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है वो आम शहरी है, मैं, आप या वो लोग जो अपनी ज़िंदगी उस तरह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक ना बड़ा बुनियादी सा असूल है सप्लाई और डिमांड का, तलब और रसद का। जब हमने देखना है कि हमारे अपने मुल्क में ही एक चीज़ की तलब है और हमारे पास उसकी जो रसद है वो उस तरह की नहीं है। हमने चीनी को बनाने वाली हम एक उन मुल्कों में जो कि अच्छी खासी चीनी बनाते हैं, उस मुल्क में चीनी का बुरहान पैदा हो सकता है, आप खुद बताएं। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना होता है, इनको चेक एंड बैलेंस तो है को ना। जो मोस्टली शुगर मिल्स हैं या चीनी से रिलेटेड कारोबार करने वाले लोग हैं वो हुकूमत में बैठे हैं, वो ऐवानों में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपना जो फ़ायदा वो पहले देखना है, बाद में आती है आवाम, और फिर बाकी चीज़ तो फिर बहुत बाद की हैं। तो अपना फ़ायदा ही देखा जाता है। जब उनको लगा कि अभी ज़्यादा रेट पे उनकी चीनी बाहर जा रही है, बिक रही है, तो उन्होंने बेच दी। अब जब यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है तो फिर बाहर से मंगवा ली, और वो जो मंगवाई वो ज़्यादा पैसों में मंगवाई, वो किसी हुकूमती खाते से गए। मतलब वही हुकूमती लोग जो कि जिनकी शुगर मिल्स है, जिनका चीनी का कारोबार है, उन्होंने अपने मुल्क की चीनी जो है वो बेची महंगी, फिर वही चीनी गवर्नमेंट के पैसे से महंगी खरीदी। ठीक है, अब यहाँ पर सब्सिडीज और क्या मिलेगा किसी को। अभी जो रिसेंट प्राइस है वो 200 के करीब है चीनी की 1 किलो। आप ये बताएं कि एक बुनियादी आइटम चीनी, उसकी कीमत, और एक ऐसे मुल्क में जिसमें गन्ने की पैदावार देखी जाए तो बहुत ज़्यादा होती है। शुगर का तो बुरहान पैदा हो ही नहीं सकता ना, इस मतलब जितना हमारे पास ज़ख़ीरा मौजूद होता है, जितना कमाद काश्त किया जाता है, जितना चीनी की प्रोडक्शन हमारे मुल्क में होती है, जितनी मिल्स हैं, उस हिसाब से तो ये अपनी जो हमारी तलब और रसद का ये फुकदान हमें कभी देखने को मिले ही ना। लेकिन कब मिलता है? जब हम खुद एक्सपोर्ट कर देते हैं चीनी। क्यों? गलत वक्त पे कर देते हैं। यही चीज़ गंदम के साथ भी होती है और होगी भी, कि जब कटाई से थोड़ा पहले आप 4-5 महीने पहले जाएंगे तो आपके पास गंदम नहीं होती, आप फिर एक्सपोर्ट कर रहे होते, इम्पोर्ट कर रहे होते। क्यों? एक ज़राई मुल्क जो गंदम खुद पैदा करता है, जिसकी फी एकड़ पैदावार उन ममालिक से कम बेहतर जिनसे हम चीनी गंदम मंगवा रहे होते हैं। तो अब वही सूरत हाल चीनी के मामले में भी, प्रोडक्शन जो है वो हमारी अच्छी खासी है, लेकिन हमने बेच दी। और जो वही बात कि वो कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट्स जुड़े हैं, उन बेनिफिट्स को ही तस्कीन दी जाती है और उनको ही सामने रखा जाता है। यहाँ पर आवाम को कोई नहीं देखता कि आवाम किस अजियत से गुजरेगी। जिन्होंने जो चीनी आपको 60 से 70-80 रुपये किलो में मिलनी चाहिए, वो आपको 200 रुपये, 180-188 रुपये में मिल रही है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये एक आम सी बात नहीं है। यहाँ पर पॉलिसीज़ और पॉलिसी मेकर्स की जहानत का पता चलता है कि वो कितने ज़हीन और साइंसदान किस्म के लोग बैठे हुए हैं, जो कि सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, नीचे उनको कुछ लेना देना नहीं किसी से। ये चीनी, सिर्फ चीनी नहीं, बाकी भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनकी कीमतें सिर्फ इस वजह से बढ़ती हैं कि उनको सही वक्त पे उनकी तलब और रसद का देखा नहीं जाता, और उसको बग़ैर अपने बेनिफिट के लिए उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और फिर बाद में वही महंगी इंपोर्ट करके वो भी फ़ायदा किया जाता है। मतलब हर तरह से अपना फ़ायदा। आप खुद देखें कितने कितने के स्कैंडल सामने आते हैं। जब स्कैंडल्स खुलेंगे चीनी के स्कैंडल्स, आप ये जो रिसेंट गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है, जो सूबाई गवर्नमेंट है, इन्हीं के ही स्कैंडल्स हैं चीनी के बड़े बड़े, जो कि इनकी पिछली हुकूमतों के हैं। लेकिन हुकूमत जो भी हो, स्कैंडल्स सामने आते हैं। लेकिन एक इनका तो ये है कि ये इनके अपने
कारोबार हैं इससे लगे हुए जुड़े हुए, तो फिर इनको तो ज़्यादा देखना चाहिए। ये सिर्फ ये ना करें ना कि अपने फ़ायदे देखें। हुकूमत का तो हुकूमत एक रियासत और हुकूमत माँ की मानंद होती है। अगर माँ ही अपने अवाम के साथ ये कुछ करना शुरू कर दे कि चीनी अपने बेनिफिट के लिए बाहर भेज दो, और जब अब महंगे दामों फिर फ़रोख्त करके फिर सब्सिडी भी ना दे। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी आपको मिलेगी नहीं क्योंकि वो महंगी है। वहाँ पर उस प्राइस पर उसकी क्या कितनी सब्सिडी होगी जी? अगर 200 की है तो आपको 20 रुपये का या 10 रुपये का फ़र्क मिल जाएगा, और उस चीनी की क्वालिटी ऐसी होगी कि आप कहेंगे कि रहने नहीं दे भाई तो इससे अच्छा हम मार्केट से ख़रीद लें। तो ये बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि वो इन पहले अपने मुल्क को देखो कि हमारे मुल्क में इस चीज़ की कितनी तलब है, फिर उस हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सोचा जाए, ना कि आम ही मुँह उठा कर कुछ भी भेज दो। अब यही गंदम को होता, गंदम का रेट उन्होंने क्या था यूँ किया, अब वहाँ पर किसान बेचारे कितने जलील हुए हैं। फिर इसी तरह से अब चीनी का रेट 100-200 रुपये चीनी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा तजाद है कि एक मुल्क जो खुद चीनी पैदा करता है, खुद चीनी बनाता है, उस मुल्क में उसकी प्राइस 200 रुपये। बिल्कुल इसी तरह से अरसलान, अब अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो यकीनन जो काश्तकार है वो भी इस वजह से परेशान है, कीमतों का तयन नहीं किया जाता। गंदम के साथ भी हमने देखा कि माजी में यही होता हुआ आया है, और अब चीनी के साथ अगेन। लेकिन यहाँ पर एहतसाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चेक एंड बैलेंस रखें, पॉलिसीज़ को थोड़ा सा कम्प्रीहेंसिव और फीडबैक के तौर पर देखें, तो यकीनन ये जो मसले आ रहे हैं, एक गैप देख रहे हैं कम्युनिकेशन, ये सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। तो मरियम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हम गंदम के हवाले से बात कर रहे थे, गन्ने की कीमत के हवाले से, या चीनी का जो रिसेंटली मामला देख रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कम्प्रीहेंसिव नहीं है, एक तसलसल के साथ नहीं चलती। इस चीज़ ने महंगाई को कितना ज़्यादा प्रमोट किया है? अच्छा, इसके अंदर मैं सबसे पहले तो अरसलान साहब की बात को लेके चलूँगी। जैसे उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो है वो सब्सिडीज़ नहीं मिल रही। यूटिलिटी स्टोर्स तो बंद होने को आ गए। अगर वहाँ पर चीनी पहले वहाँ पे मौजूद नहीं थी, आ भी नहीं रही थी, फिर वो बंद हो रहे हैं, तो सब्सिडी मिल रही कहाँ से? और फिर उस अगर वहाँ पे चीनी मौजूद थी भी तो उसकी कीमत उतनी ही थी जितनी लोकल मार्केट से आपको मिल रही थी। तो लोगों के लिए तो अब यूटिलिटी स्टोर या लोकल मार्केट जो थे वो इक्वल हो चुका हुआ था। वो उसको ख़रीदें या वहाँ से ना जाके ख़रीदें, वो एक ही बात थी उनके लिए। दूसरी बात आपने पॉलिसीज़ की है, तो ये वही वाली बात है कि हर आने वाली हुकूमत जो है अपने मुताबिक पॉलिसीज़ रख देती है। जहाँ से उनको लग रहा होता है कि भाई यहाँ से हमें फ़ायदा है और हमारी आवाम नुकसान में जाती है तो जाए, फ़ायदा तो इनका वैसे भी नहीं हो रहा, कोई नुकसान में जाती है तो जाए, हमें से कोई मतलब नहीं है। तो पॉलिसीज़ अपने तौर पर चेंज कर दी जाती हैं। अगर हमारे यहाँ ऐसे कोई रूल्स बने हों कि हम उनके ऊपर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये रूल बना दिया है, आप यहाँ पे मौजूद हैं इक़्तिदार में, और आप कहते हैं कि ये टेबल यहाँ से मूव नहीं होगा, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, तो आने वाली अगली हुकूमत पे भी ये फ़र्ज़ है कि वो टेबल वहाँ से मूव ना किया जाए। अब हम इस टेबल को किसी भी उस चीज़ के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए रख लेते हैं जो हमारी आवाम के लिए, फॉर एग्जांपल पेट्रोल की कीमत है, फॉर एग्जांपल चीनी की कीमत है, या किसी भी दीगर ऐसी अशिया की जो आवाम के लिए बहुत नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, और वो उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। हमारी गंदम की कीमत है, अगर हम गंदम की कीमत को एक जगह स्टिल कर दें, एक हुकूमत कहे किसान के लिए कि भाई उसके लिए इतने फ़ायदेमंद है और आगे आवाम इतने में ख़रीदे, तो अगर ये कीमतें हमारी रुक जाती हैं तो मेरे ख़्याल से हमारी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा एक सुकून हो जाएगा। एटलीस्ट उसको किसी एक जगह से तो सुख का सांस आएगा कि चलो हमारी गंदम की कीमत जो है वो इतनी रहेगी, इस पे हमारा ख़र्चा ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, आने वाली हुकूमत इस बात की कोशिश करे कि अगर उसको स्टिल किया गया तो उसको पीछे की तरफ करें, उसको पीछे की तरफ लेके जाएं जिससे मज़ीद बेहतरी आए, ना कि आप आएँ और आते ही सारी पॉलिसीज़ को चेंज कर दें, किसान के लिए अलग बना दें, उसके लिए आवाम के लिए अलग बना दें, और फिर जो उनकी सप्लाई कर रहा है उनके लिए अलग बना दें। तो ये हमारी आवाम इस मसले में बहुत ज़्यादा फंस जाती है। आवाम के अंदर हर वो तबका आ जाता है जो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहाँ बड़े आसानी के साथ पॉलिसीज़ चेंज भी कर देते हैं और उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाने की नाजायज़ कोशिशें जो हैं वो की जाती हैं कि नहीं भी हो सकता तो किया जाए, धड़ल्ले के साथ किया जाए। अब आप देखें, एक एग्जांपल छोटी सी है कि इस वक्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो शहर के वो जगहें तोड़ रही है जो नाजायज़ बनी हुई थी या तजावुज़ात के अंडर थी। अब वो तजावुज़ात कहाँ जा रहे हैं? कहीं पे भी नहीं जा रहे। ना आपके उन टूटी हुई जगहों पे कोई फुटपाथ बना है, ना वहाँ की सड़क सही बनी है, ना ही वहाँ पे आवाम के लिए कोई ऐसा ग्रीन बेल्ट बना दी गई है, कुछ भी नहीं है। हम उन्हीं रास्तों से दोबारा गुजरते हैं। अब ये कल की बात है, मैं उस रास्ते से गुजरी हूँ जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। लोगों ने दोबारा से उस जगह को ठीक किया है और उसके ऊपर दोबारा से वो अपनी लेपा पोती करने लग गए। तो आप कहाँ से तोड़ेंगे?
अगर तो आपने उस सड़क या उस मलबे का इस्तेमाल आपने किसी सड़क को पुर करने में किया हो, जिसके आप करोड़ों की 2-2 3-3 करोड़ की हम ले लेते हैं कि ठीक है जी सड़क बनेगी और फिर बन नहीं रही है, तो इस तरह से तो कुछ भी नहीं होगा। ये वही वाली बात है कि जिसका दिल करता है आगे पॉलिसी चेंज करता है और फिर उस चेंज पॉलिसी के ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसकी तरफ कोई भी नहीं देखता। इसी तरह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो एक आम शहरी को भुगतने पड़ते हैं। हमारे जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रहे होते हैं। पॉलिसीज़ जो हैं इनमें तसलसल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। कीमत चाहिए हमारे सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को काफ़ी हद तक मुतासिर करती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हर हुकूमत जब भी बदलती है तो महंगाई का जो रोना है एक आम इंसान की ज़िंदगी में वो मज़ीद बढ़ जाता है। और आखिर क्यों ना बढ़े, एक इंसान की ज़िंदगी के मामलात काफ़ी हद तक मुतासिर दिखाई देते हैं, जिसमें गुजर बसर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, बिजली महंगी हो, दाल आटा चीनी अशिया ज़रूरियात जितनी भी हम बात करें वो काफ़ी ज़्यादा एक आम इंसान की पहुँच से दूर होती जा रही है। इसके पीछे डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। कभी हमारी पॉलिसीज़ में हम देखते हैं तज़ाद आ रहा होता है, कभी एक आम इंसान की तरफ से उस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता अपनी लाइफस्टाइल को। तो ये बहुत सारे मैटर्स हैं हमारी ज़िंदगी के जो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी कर रहे होते हैं। तो अरसलान, इस पर मैं अब बात कर रही थी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई है। दूसरी जानिब हम देखें अशिया ज़रूरिया में तो चिकन देख रहे हैं कि चिकन के प्राइस में तसलसल नहीं है। कभी चिकन जो है वो 500 तक पहुंच जाता है, कभी 6 है, कभी 7 भी हमने देखा है। तो ये तसलसल क्यों नहीं है? इससे सबसे ज़्यादा जो पिसती है वो आवाम है। ऐसी बात है, डायरेक्टली इम्पेक्ट तो पड़ता है। अब एक वो शख्स जो कि मैंने पहले बताया जिसकी सैलरी इतनी नहीं है, उसके लिए तो ये अब चिकन ख़रीदना फिर उसको घर में पकाना उसके लिए मुश्किल हो चुका है। और वो पहले फिर भी कई हफ्ते में एक दफ़ा उसको ट्राई कर लेता था, अब शायद वो महीने में एक दफ़ा करता होगा, क्योंकि जिस तरह की इसकी प्राइसेस में तसलसल नहीं है, उतार चढ़ाव है। और अब खुद देखिए, अब बहुत ज़्यादा ये 400, 450, 500 ये अफोर्डेबल नहीं है, आप रोज़ रोज़ नहीं कर सकते अब। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर ये आवाम को तो, शहरियों को तो इम्पैक्ट इसका पड़ता ही है, लेकिन दूसरी तरफ इसको देखा जाए तो इसकी जो प्रोडक्शन है उस पर भी काफ़ी सारे सवालात हैं कि वो प्रोडक्शन उस तरह की इफ़ेक्टिव नहीं है जिस तरह पहले थी। प्रोडक्शन की वजह से ही प्राइसेस बढ़ती हैं कि प्रोडक्शन में कहीं कमी आ जाती है। वो एक मसला बना था कुछ साल पहले, 1 साल इनफैक्ट पहले, कि वो जो खुराक है वो उसकी इंपोर्ट बंद हुई किसी तरह से, और उसके बाद से क्या हुआ जी, वो कीमतें 600 तक 600 पर केजी तक इसकी चिकन की कीमतें जो पहुँची यहाँ तक। तो आप खुद देखें कि इस तरह से ही होता है कि प्राइसेस को कंट्रोल करना और उनको रेगुलर करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और अगर हुकूमत जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकती, एटलीस्ट कोई अपना इस तरह का अपनी हुकूमत अपना ये एक मैन्युफैक्चरिंग इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दें, ये एक बिज़नेस भी होगा गवर्नमेंट का अपना, और एक अपना जिस तरह के मुख्तलिफ इदारे एक इदारा शुरू कर दे जो कि सिर्फ चिकन की प्रोडक्शन करे और उसको तकसीम करे, उनका एक रेट मुख्तस करे, और वो रेट उन प्राइवेट से ज़्यादा कम हो, तो वो खुद ब खुद एक तो हुकूमत का बिज़नेस बढ़ेगा, दूसरा ये होगा कि वो उसको प्राइस को रेगुलर करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हर जगह अब मसला ये है कि जो आम शॉप्स हैं उन पर तो कीमत ज़्यादा है ही, लेकिन वो कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि उससे भी डबल क्या मैं कहता हूँ, बहुत ज़्यादा कीमत वसूल कर रही होती है। पीछे से जो ज़िंदा मुर्गी आ रही होती है उसकी कीमत और होती है, आगे जब वो काट, मतलब ये अजीब है कि ज़िंदा मुर्गी की कीमत कम होती है, जब उसको काटने से उसकी ज़्यादा कीमत हो जाती है। मैं आज तक इंसानों के साथ भी ऐसा होता है ना, जो मर जाते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है, जो जिंदा होते हैं उनको इसी तरह से, जैसे हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उसी के ऊपर रहते हैं। अच्छा, इसमें मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, दुरानी साहब ने कहा कि चिकन को ला के ख़रीदना और उसके बाद पकाना जो बड़ा मुश्किल है। पकाना बहुत आसान है, बस खाना भी बहुत आसान है, खरीदना बहुत मुश्किल है। खरीदना बहुत मुश्किल है, उसके बाद खाना पकाना जब वो पकाने में भी घी डलेगा, मिर्चें, ये वो चीज़ें कौन सी सस्ती थोड़ा घी और मिर्चों का और दीगर मसालाजात का इस्तेमाल करें तो उसमें भी गैस लगेगा, गैस भी महंगा है। इंसान जाहिर सी बात है, एक तरफ एक आम शहरी है जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, और ऐसे में चिकन की जो प्राइसेस हैं वो भी तसलसल से नहीं है। और कभी कभी अपन देखते हैं कि चिकन की कीमत जो है उसका तयन कुछ और किया जा रहा होता है, लेकिन वो
बेची किसी और दाम में जा रही होती है। तो मरियम, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि फैसलाबाद में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं उनका किरदार किस तरह से देख रही हैं? क्या वो सही से काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो उन पे चेक एंड बैलेंस किस तरह से रखा जा रहा है? ये जो प्राइस मजिस्ट्रेट साहब हैं ये सिर्फ नाम के हैं। यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर तो ख़ास तौर पर इनको ये ओहदा दे के बिठा दिया गया है कुर्सी के ऊपर, और एसी चला दिया गया ठंडी हवा के लिए कि आप यहाँ बैठे, कोई बात नहीं है, आवाम लगी हुई है, जिसका हाथ जिधर पड़ा है वो डाली जा रहा है। बेशक वो छोटी से छोटी चीज़ भी है और बड़ी से बड़ी चीज़ पे भी है। अगर वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, अगर वो 100 रुपये की है तो रेडीबान होगा या उसके अलावा दीगर कोई भी अगर दुकान में भी बैठा होगा तो 100 रुपये की चीज़ को वो कहेगा आप 150 दे दें, कोई बात नहीं। वो अगर बंदा आगे से उसके साथ थोड़ा सा करना भी चाहेगा तो कहेंगे कोई बात नहीं, 150 ही है, हमें भी महंगा मिल रहा है, हम उधर से भी महंगा ला रहे हैं, हमें भी नहीं कुछ वापस पड़ेगा। तो ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं ये उठें, ज़रा बाहर निकलें, ठंडी हवा अपनी बंद करें, ऑफ वाला बटन दबाएं और उसके बाद निकल के बाहर देखें कि आपके शहर के अंदर हो क्या रहा है। हम सिर्फ आप चले जाएं किसी इसके पास, रेडी वान के पास, और उससे जाके पूछें कि आप आज आपकी कहाँ लिस्ट है आज की, तो वो उसके पास होगी नहीं। वो कहेगा ये हमें पिछले महीने मिली थी, या कुछ लोग कहेंगे ये 6 महीने वाली हमारे पास पड़ी हुई है, ये लटकी हुई है, ये पढ़ लें इसके ऊपर से। तो इस तरह तो फिर अगर होना है तो फिर वो कीमतें जो 6 महीने पुरानी वाली हैं, फिर उसी की बेशक वो 600 की होंगी, आप उसकी ख़रीदारी कर रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ख़ुद इसके ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। और सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको पता है कि रेट लिस्ट में 100 रुपया ही है किसी चीज़ का, ये 200 रुपया है, और अगर दुकानदार या रेडीवान आपसे कहता है तो आप उससे ये बात करें कि भाई मैंने 200 रुपया देखा और मैं 200 रुपया दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। कोई एक करेगा तो अगले भी बाकी करेंगे। जब हम सारे एक बंदे के करने पे कोई रजिस्ट करता है तो बाकी सारे जो 10 बंदे खड़े होते हैं वो कहते हैं चलो कोई गाल नहीं पे यार। भाई वो 50 रुपये सिर्फ 50 रुपये नहीं है, वो किसी ने अपनी कमाई की है, पूरे दिन की उसकी खून पसीने की है, बेशक वो 50 रुपये हैं। ये वही टाइम था, एक टाइम था कि जब 50 रुपये का 10 रुपये का जो पैसे थे वो इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। लोग कहते थे कि जिस कदर महंगाई का दौर है तो इसमें एक एक रुपया जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, और इंसान की ज़िंदगी, जाहिर सी बात है, पैसा इतनी आसानी से तो कमाया नहीं जा रहा। तो ऐसे में फैसलाबाद हो या पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए, कीमतों का तसलसल जो है वो एक हद तक बरकरार होना चाहिए ताकि एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो खुश आइन तौर पर चलती रहे। बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया असलान रानी फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। एक आम शहरी की यही डिमांड है कि उसे रिलीफ़ दिया जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, बिजली की कीमतों में एक तसलसल हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलीफ़ कहीं पर दिखता हुआ नहीं हमें नज़र आ रहा। यहाँ पर वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, कीमत जाइए। सिटी एट 10 में एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। बिज़नेस जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बिज़नेस कम्युनिटी से जो लोग वाबस्ता हैं अगर वो खुशहाल हैं तो यकीनन किसी भी मुल्क के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस जनरेट कर सकती है। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि फैसलाबाद की जो बिज़नेस कम्युनिटी है इन्हें क्या चैलेंजेस हैं। और पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जितने भी चैम्बर्स हैं पाकिस्तान के कॉमर्स के, उन्होंने एक हड़ताल रिकॉल की थी जो कि 19 जुलाई को थी, जिसमें उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे 37AA क्लॉज को लेकर, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिज़नेस को काफ़ी हद तक उनकी नज़र में ताजिर कम्युनिटी के मुतासिर कर रहे थे। तो इस पे हुकूमत ने ये बात की है कि मशावरत की जाएगी, और इस पर क्या बिज़नेस कम्युनिटी ताल्लुक़ रखती है, क्या ओपिनियन रखती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले हमारे जो आज के ख़ास मेहमान हैं, मोअज़्ज़ज़ मेहमान, जिनके हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि उन्होंने हमें प्रोग्राम में आए और शहर बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा से कोशां रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ राना सिकंदर आज़म खान साहब की। फैसलाबाद की एक फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं, फैसलाबाद के जितने भी मसाइल हैं इनकी नज़र से गुज़रते भी हैं और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हल के लिए ये कोशां रहते हैं। और साबिक सदर हैं FCCI के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राना क्या हाल साहब? है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप पिछले बताएं। दिनों आप गई हुई थी, कहाँ मेरा ख्याल स्कर्दो वगैरह बिल्कुल सुना है। पिछले दिनों मैंने कहा कि ज़िंदगी कैसा रहा आपका ट्रिप? अल्हम्दुलिल्लाह और कैसा रहा, आपको कैसा लगा पाकिस्तान? पाकिस्तान माशाल्लाह हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा मुल्क दिया है, लेकिन इस प्यारे मुल्क को संभालने के लिए हम थोड़े से कहीं ना कहीं कोताही कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि इस प्यारे मुल्क की हिफाजत करना हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है, तो हमें इसे अच्छे से सर अंजाम देने की नहीं, थोड़ा सा ये भी जिक्र हो जाए ना कि स्कर्दो कैसा लगा,
कैसा मौसम है, कैसा एंजॉय किया आपने? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट हो रही हैं, टूरिज़्म को प्रमोशन मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है तो रश इसका कितना था वहाँ पे? रश बहुत था। अच्छा। फॉरेनर्स भी आए हुए थे और बहुत अच्छा ऐसा महसूस हो रहा था कि हम जिस खूबसूरती के हवाले से बात करते हैं कि ये खूबसूरती पाकिस्तान में शायद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से है। व्हेन इट्स कम्स टू ब्यूटी, लोग बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमारे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए। तो राना साहब, एक तरफ तो कर दोगे ट्रिप के हवाले से बहुत आपने खूबसूरत बात की, दूसरी जानिब मैं ये चाह रही हूँ कि अब देखेंगे हुकूमत और ताजिर कम्युनिटी के दरमियान एक इख्तलाफ रहा है, एक मुशावरत का फुकदान रहा है। ऐसे में ये जो हड़ताल की कॉल है ये वापस ली गई है, इस इकदाम को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हड़ताल की कॉल वापस नहीं ली गई। एक्चुअल ये है कि सवाल ये है जो आपका, मैं समझ रहा हूँ कि हड़ताल की कॉल क्यों देने की ज़रूरत पेश आई। असल चीज़ ये है, अच्छा कोई भी कारोबारी बंदा है ना जी, वो अफोर्ड ही नहीं करता कि मेरी एक दिन के लिए फैक्ट्री बंद हो जाए, मेरी दुकान बंद हो जाए, मेरा कारोबार बंद हो जाए। इवन के ये जो बाहर ठेला लगाता है ना, वो भी समझता है कि मैंने रोज़ ठेला लगाना है, तो उसके बाद मैंने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा के शाम को घर जाना। ऐसे ही है। अब ये चीज़ें पेश क्यों आती हैं? अभी जो रिसेंटली जो हमारा बजट अनाउंस हुआ है फिनांस मिनिस्टर ने, उसमें IMF के कहने पे इस तरह की क्लासेस सेक्शन शामिल कर दिए गए हैं कि जिन्हें फुलफ़िल करना एक कारोबारी इंडस्ट्री के लिए और बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये होता ही है, समझने वाली बातें ये है, मैं अक्सर ये कहता भी हूँ और बात भी मैं इसी तरह करता हूँ कि बात सुनने वाले को भी समझ आ जाए कि मसला क्या है। बिल्कुल। अब हमारे इंडस्ट्री के और जो हुकूमत के दरमियान हमेशा ये अदम तवाज़न और रिफ्ट पैदा हो जाती है, वो होती इसलिए है कि आप बजट से पहले अप्रैल में एक सब को सर्कुलेशन करते हो, लेटर सर्कुलेट तमाम जितने चैम्बर्स हैं कि जी आप अपनी हमें जो प्रपोजल्स हैं वो बजट प्रपोजल बना के भेजें कि आप क्या चाहते हैं। अच्छा, उस बजट में प्रपोजल में ये नहीं होता कि सिर्फ अपने लिए आसानियाँ ही मांगी जाए। प्रपोजल हमेशा होती वो है जिसमें कहा जाए कि हम इस टैक्स को किस तरह ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही। हमारे मुल्क की ज़रूरियात क्या हैं और हमने इन अखराजात को पूरे करने के लिए अर्निंग कहाँ से करनी है। अब ये है वो कि एक तरफ आपने आमदन अपनी बढ़ानी है और दूसरी तरफ आपने अखराजात जो है वो उनको मीट करना है। अब वो जो प्रपोजल्स बना के भेजी जाती हैं जिनमें आपको ये भी कहा जाता है कि आप इस कारोबार को इस तरह की इसके लिए आसानियाँ पैदा करें और रिलीफ दें जिससे ये कारोबार बढ़ेगा। बिल्कुल सही। और लामहला अगर मैं 1 लाख का बिजनेस करता हूँ तो मैं 1 लाख में से ही आपको कुछ दूंगा। अगर मेरा कारोबार 5 लाख का हो जाएगा, मेरी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मेरा बिजनेस एक्सपेंड करेगा, तो मैं लामहला आपको टैक्स भी ज़्यादा दूंगा, मेरी आमदन बढ़ गई है। बिल्कुल सही। तो ये तजावीज़ जो दी जाती हैं, यकीन माने, मैं आप देखें ऑन एयर कह रहा हूँ, एक भी प्रपोजल पे, एक भी तजवीज़ पे जो एक लाइन होती है उस पर भी अमल नहीं करते। सिर्फ मांगते हैं, उस पर अमल नहीं करते। ये है वो वजह जिसकी वजह से जब आप जब बजट स्पीच हो रही होती है उसमें आप सिर्फ वो 1 घंटे की स्पीच है जिसमें आप लॉलीपॉप दे रहे होते हो, खुशखबरियाँ छोटी छोटी सुना रहे होते हो, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना, लेकिन हिडन उसके अंदर इतना कुछ छुपा होता है कि वो 3-4 दिन के बाद फिर खुलना शुरू हो जाता है। सही। आपने कभी जो बजट सेशन है और बजट स्पीच डे को अगर आप टीवी पे देखें तो उसमें पार्लियामेंटेरियंस के आगे एक पूरा अपना ना मैं समझता हूँ कि अंबार लगा होता है बजट की बुक्स का, और वो बंदी होती हैं, वो
जो मुलाजमीन है वो पकड़ के लाते हैं और ट्रकों में ये लाद के आती हैं और वो ऐसे ही बंदी उनके आगे रख देते हैं और वो बंदी ही रहती हैं कभी। अच्छा, बजट तो इन पार्लियामेंटेरियन ने बनाना है जिनसे आपने पास करवाना है। बिल्कुल सही। सवाल ये है, कभी आपने उनसे मुशावरत की? उनको भी नहीं बैठाते ये कि आओ आप में से वो लोग जो बजट को समझते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 300 350 का हाउस है तो सारे लोग ही इकोनॉमिक्स को समझते हों, सारे लोग ही मईशत पे बहुत वेल नॉन हों, कभी नहीं हो सकता। लेकिन आप जो हैं उनको भी नहीं बैठाते। अच्छा, अब बजट बना के आप ले आए, उसके बाद आप पार्लियामेंटेरियंस की यकीन माने पूरे महीने की ये 1 जुलाई से पहले पहले इन्होंने उसको पास करवाना होता है बजट को। वो ज़रा तकरीरें सुने, कोई बजट पे बात नहीं हो रही। ये ताजरों के मसाइल बाद में क्यों आते हैं? ये जब आश्कार होते हैं तो फिर मुल्क में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। इस बार भी यही हुआ कि 4-5 पॉइंट तो इस तरह के। अच्छा, बजट में बहुत सारी ये अनामलीज। अच्छा, एक अनामली कमेटी बनाते हैं बाकायदा फिर सही कि जी जहाँ जहाँ आप समझते हो कि प्रॉब्लम्स हैं ताजरों की, ये हमने कमेटी बना दी है और ये कमेटी जो अपनी सिफारिशा देगी उसको हम मनोहन तस्लीम करेंगे। सही। यकीन माने फिर मैं कह रहा हूँ, तो क्या उस क्योंकि सिफारिशें हमारे तस्लीम हो रही प्रेसिडेंट हैं? चैम्बर रेहान नसीम बराड़ा इस बार उस अनामली कमेटी के मेंबर थे। एक बार बल्कि 1 साल हमारे डॉक्टर खुर्रम तारक साहब का प्रेसिडेंट, वो चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन एक लाइन, एक सतर, एक क्लास, एक सेक्शन को भी चेंज नहीं करवा सके। सही। ये है कमेटियों की जो हैसियत है। ये सिर्फ लोगों को वो जो प्रोटेस्ट वाला माहौल है उसको कूल डाउन करने के लिए सारी एफर्ट करते हैं। सही। अभी जो अब एक बात हमें सुनने में आ रही है कि मुशावरत की जाएगी, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा से बात करते आए हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप है, फीडबैक का गैप है, तो इस इक़दाम को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने बताया ना कि ये कमेटी अब भी बनाई है इन्होंने, लेकिन वो कमेटी की डेट, अब वो कमेटी अनामली कमेटी ख़त्म है, एक नई कमेटी बना दी है। एक नई कमेटी और कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है कि जी अब ये कमेटी देखेगी, 30 दिन का टाइम दे दिया गया है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि अब जो ये 4-5 पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें है क्या। जो एक तो इन्होंने 37A और 37B के तहत FBR को गिरफ्तारी का जो इख्तियार दिया है। सही। अच्छा, एक है इनका सेक्शन 21R के तहत 2 लाख से जायद कैश जमा करवाने पर गैर मुनसफाना, अच्छा 20% टैक्स लगा दिया उसमें। एक SROS 09 के तहत डिजिटल अनवाइस। एक है सेक्शन 40C के तहत ई बिल्टी और एक्सपोर्टर्स की नॉर्मल टैक्स रजीम में मुंतकली। अब ये 4-5 पॉइंट है। आप ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आप किसी के पास चले जाए कि कोई डिजिटल अनवाइस, डिजिटल बिल्टी जो है वो बनाता हो, एक भी नहीं आपको मिलेगा। ये नहीं कि 10% 5% काम कर, एक भी नहीं मिलेगा। वो बुक्स रखी हैं उन्होंने, वो वहाँ बिल्टी काटते हैं और बंदे को भेज देते हैं जी, जो फ्रेट चार्जेस हैं वो लिए, वो करके फारग कर दिया। अब पहले आप कौम को एजुकेट करें, पहले आप इन लोगों को ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं इसके हक में हूँ कि हमने अब क्या, लेकिन हम कहते हैं जी डिजिटलाइज करें जी सारे शोबे को। एक मैं मजाकन बात कर रहा हूँ कि तालीम हासिल की गई कि आप अंगूठा लगाने की, पहले अंगूठे लगते थे, लोगों ने एजुकेशन आई तो सिग्नेचर करने शुरू। अब वो सारा आपने बैक पे कर दिया। अब आएंगे आप थंब इंप्रेशन लगाएंगे तो आपकी वेरिफिकेशन होगी। सिग्नेचर खत्म हो गए, आपकी वेरिफिकेशन थंब इंप्रेशन से होती है, आई से होती है। अब देखो ना, आप कहते थे कि इल्म इसलिए हासिल करना है, आपने एजुकेट होना है कि आप साइन करोगे, ये जी अंगूठा छाप नहीं है। लेकिन इस तरक्की तो ये हुई है कि हम फिर माजी में चले गए और अंगूठा छाप है।
अच्छा, ये ना सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। अब 37A और 37B जो है वो कानून इन्होंने बनाया है कि जो 5 करोड़ से ऊपर सेल टैक्स चोरी करेगा उसको पकड़ेंगे। सही। अब इसमें भी दो पहलू हैं। मैं समझता हूं कि एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम, सबसे पहले चोरी तो 1 रुपए की भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। एक चीज, अब कानून कोई बुरा नहीं है, रखा किस लिए है, इससे पहले भी ये कानून मौजूद था। ठीक है। वो इस तरह था कि जो सेल टैक्स चोरी करता था, इंस्पेक्टर को टोटल अख्तियारात है, फुली, कि जी विदाउट किसी परमिशन के ये बंदे को गिरफ्तार करेगा, पकड़ेगा, मुकम्मका करेगा, सब कुछ होगा। ये मैं आपको सारा बता के फिर मैं सिनेरियो बताता हूँ कि प्रोटेस्ट क्यों है। अभी जो लॉ चेंज हुआ है वो उससे बेहतर हुआ है। उसमें उन्होंने एक तो सर्टेन अमाउंट जो है वो कर दिया 5 करोड़ रुपया के, 5 करोड़ से ऊपर। ठीक है। अब वो जो इंस्पेक्टर के इख्तियारात थे उसको उन्होंने ख़त्म करके उसको लिंक कर दिया है कि वो इंस्पेक्टर अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेगा कमिश्नर को। सही। कमिश्नर को वो अब सेटिस्फाई करेगा फिर, ठीक है, कि जी ये बंदा चोरी कर रहा है और ये मेरे पास इसका रिकॉर्ड है, ये मेरे पास एविडेंस है कि ये बंदा चोरी कर। अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है तो इसके बाद भी वो एक और कमेटी है 3 रुकनी उसको रेफर करेगा कि जी आप इसको चेक कर लें। अब पकड़ेगा क्यों? ये नौबत उसको गिरफ्तारी की तब आएगी कि उसको शक हो जाए कि ये रिकॉर्ड को टेम्पर कर देगा, ये रिकॉर्ड लेके भाग जाएगा, या ये बंदा खुद अब्रॉड चला जाएगा। अब 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी तो फिर वो गिरफ्तारी करेगी। यहाँ तक तो समझ आ गई कि कानून पहले से बेहतर हुआ। सही। अब इंडस्ट्री को, अच्छा ये तमाम चीज़ें सेल टैक्स जो है ना जी, ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही होता है। उन्होंने वसूल करके गवर्नमेंट को पास ऑन करना होता है, ये ज़हन में रखें। अब जो सेल टैक्स वसूली वाला है ना जी, उसको तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? हमेशा पाकिस्तान में आज तक जितने कानून बने हैं, और पाकिस्तान का मसला ये है सबसे बड़ा, मिस यूजिंग ऑफ लॉ। बिल्कुल इसी तरह कानून को इस तरह इस्तेमाल करना कि अपने ज़ाती तमाम नफसी के मुताबिक उसको यूज़ करना। इसमें कहीं ना कहीं राना साहब एक एहतसाब का एलिमेंट भी होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मैं आपका फ़र्दर भी पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक ऐसा मुल्क देखना चाह रहे हैं जहाँ पर लॉज को फॉलो किया जाए, जहाँ पर हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं उन्हें उनके राइट्स मिले। फर्दर भी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। PTR10 में वंस अगेन खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे 37A क्लॉज और 37B क्लॉज पे, जिसमें कि बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे थे कि इस पे हड़ताल की भी कॉल दी गई थी। और इसके बाद राना सिकंदर आज़म खान साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 30A और 30B आखिर क्या क्लॉजेस हैं। और इस पे यहाँ पर राना साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून बन गया है, दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं बात करें कि मिस यूज़ ऑफ लॉ भी हो सकती है, और इस पर बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ज़ाहिर किए जा रहे हैं? क्योंकि आपकी नज़र में ये आइन जो बना है या ये जो क्लॉज बना है ये बेहतरीन है। अच्छा, मैं बिल्कुल कानून को मैं अपनी ज़ात की हद तक समझता हूँ कि ये बेहतर कानून है कि उसमें आपने देखें एक बंदे को खुद मुख्तार नहीं बनाया, बल्कि उसको आपने किसी के अंडर कर दिया कि जब तक वो आपको इजाज़त ना दे, कमेटी इजाज़त ना दे, आपने विदाउट प्रूफ आप कुछ नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ है। अब तहफ़्फ़ुज़ात के इसके साथ ये भी, आप किसी बंदे की पगड़ी उछाल दो, किसी बंदे को पकड़ लो, और होता भी यही है कि आप झूठी कार्रवाई करते हैं, झूठे नोटिस दिए जाते हैं, लोगों को पकड़ा जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। उसकी फैक्ट्री को पकड़ लो, उसको गिरफ्तार, उसका जो आप समझिए सोशल उसकी ज़िंदगी है वो तो आपने तबाह कर दी। इन केस अगर ये सारा आपकी जो झूठ का पलंदा निकले, अब बताएं मुझे कि उसकी इज्जत क्या वापस आ जाएगी? नंबर 1, सही। आपने यहाँ क्यों नहीं रखा कि आप उस ऑफिसर के लिए भी आप सज़ा रखते कि जी ये नौकरी से जाएगा और
यही इल्ज़ामात इतने ही करोड़ का जुर्माना ये पे करेगा। आप रखें कि जी कोई झूठा काम नहीं करेगा। अब आप झूठा नोटिस दे के उसको पकड़ के उसको जलील करके उसके बाद उससे पैसे लेके और उसको आप बरी करते हो, लेकिन वो उसका पकड़े जाना, उसकी सोशल लाइफ को तबाह कर देना, उसकी ख़ानदानी। बच्चे स्कूलों में आपके जाते हैं, बच्चे स्कूल से पता है ऐसा किसी के साथ हो जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, सोशल कहीं पे आप पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, आप अपने ख़ानदान में नहीं जा सकते, आप कट जाते हो। आप जिस पे इल्ज़ाम लगाते हो सच्चा हो एक अलग बात है, जिससे झूठा लगा के और उसके बाद अगर उस अफसर के लिए भी आप सज़ा तजवीज़ कर देते इसमें और कर दें, यकीन माने कोई इतराज़ नहीं करेगा। सही। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो अगर कोई चोरी कर रहा है, सेल टैक्स की चोरी कर रहा है, तो कौन उसकी हिमायत करेगा? क्या मैं यहाँ बैठ के हिमायत करूँगा कि नहीं जी ये बिल्कुल। उन्होंने कहा ना कि चोरी करने पे पकड़ेंगे, लेकिन मिस यूजिंग लॉ नहीं होनी चाहिए और मुकमका नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ें हैं वो जो बर्बादी हमारे अपना पूरे माशरे में है, और इस वजह से ये है वो वजह जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी कि आपने इतने इख्तियारात दे के इसको जेल भी दे दो, इसकी फैक्ट्री भी बंद कर दो, इसका उठा के ले जाओ सब कुछ। भाई अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है तो आपने कहाँ तजवीज़ की है उसको सजा दें? उसने एक नोटिस दिया जी बस वो ख़त्म हो गया। नहीं, हमारा मुतालबा ये है कि आप इसमें शामिल करें ये चीज़ें, ठीक है, और उसके बाद आप देखें कि हम में से कौन प्रोटेस्ट करता है। हम ना कोई भी बंदा हो, मैं नहीं समझता। अच्छा, अवाम की समझने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि सेल टैक्स है क्या। सही। अवाम समझे, लोगों को भी शऊर मिलना चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए, अवेयरनेस बाकायदा होनी चाहिए कि सेल टैक्स क्या है। सेल टैक्स है सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ठीक है। मैंने ये मोबाइल है मेरे हाथ में, ये मोबाइल अगर 1 लाख है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर 1 लाख का है तो इसके ऊपर 18,000 रुपये सेल टैक्स है। अच्छा, 18,000 रुपया सेल टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का है, और ये अदा किसने करना है? जो एंड यूज़र है। मैं हूँ, मैंने आखिर पे जाके फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग हुई, वहाँ पे बनी, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर को गई, वहाँ से डीलर को गई, वहाँ से दुकानदार को गई, 4 हाथों में होने के बाद ये मेरे पास आ गई। मैंने जाके दुकानदार से ख़रीदा, लेकिन इसका वन हैंड फर्स्ट डे ही जब डिस्ट्रीब्यूटर को गया ना जी, इसकी इनवाइस निकली है, तो उसी वक्त डिस्ट्रीब्यूटर ने इसकी पेमेंट बमाए इसकी सेल टैक्स वो बैंक में अदा कर दी कंपनी को। बिल्कुल सही। अब अगर कंपनी इसके पैसे पहले दिन ही डिस्ट्रीब्यूटर से ले रही है और उसने ले ली 18,000 रुपया, अगर वो 18,000 अब मैंने भरा है, आखिर जो एंड यूज़र है उसने भरा है, कंज्यूमर ने, अब देखें कि मेरा 18,000 चला गया, वो 18,000 जो कंपनी ने मेरे से लेके गवर्नमेंट को देना था, अगर नहीं देगा तो मुझे बताएं सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल सही। ये है वो चीज़। अगर इसको कोई भी चोरी करता है, कहीं पे भी लीकेज है, तो मैं नहीं समझता कि इसकी कहीं पे माफ़ी होनी चाहिए और कहीं पे भी इसको इस तरह का होना चाहिए। हम अपने माशरे को किस तरह सुधारेंगे? हम एक तरफ कहते हैं जी हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हम बड़े अच्छे पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान को इन कर्ज़ों की दलदल से निकालना है, तो किस तरह निकालना है? और ये वो टैक्स है जो किसी फैक्ट्री ओनर ने अपनी जेब से नहीं देना, किसी दुकानदार ने अपनी जेब से नहीं देना। मैं अगर दुकानदार हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, मैं हायर कंपनी से काम करता हूँ, हर चीज़ उसकी जो मेरे पास आती है उसका सेल टैक्स मैं अदा करता हूँ, और मैं जब अदा कर देता हूँ तो मैं ये तवक्को रखता हूँ, क्योंकि मैंने कस्टमर से वो वसूलना है और मैं लेता हूँ, तो मेरा वो लिया हुआ सेल टैक्स जो मैंने कंपनी को अदा किया वो मनोवन 1 रुपया भी उसमें कम नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा होना चाहिए। ये है एक्चुअल सेल टैक्स,
और इसकी चोरी पे बात हो रही है। बिल्कुल सही है राना साहब, ये तो इस पे कोई दूसरी राय है ही नहीं कि टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर टैक्स पे किया जाएगा तभी मुल्क चलेगा। और तब एक तरफ हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे शहर में ये फैसिलिटी होनी चाहिए, और दूसरी जानिब ऐसे लोग भी हैं जो कि टैक्स से बचते हैं। आप बहुत अच्छे सवालात करती हैं, उसके जवाब देने में मुझे बड़ा खुशी फील होती है कि सवाल तो अच्छा हुआ। अब यहाँ देखें इस मुल्क का निज़ाम और ये खराबी क्यों है। खराबी इस वजह से है कि आप जो पैसे जो टैक्स आप देते हो वो जितनी हुकूमती मशीनरी है, एफबीआर नहीं, उसमें कोई डिपार्टमेंट निकालें आप, अब तो उन्होंने इस पैसे को महल बनाने में खर्च करना शुरू कर दिया। मसलन एक वीडियो चल रही है, वो है मुफ्ता इस्माइल ने डीपीओ ऑफिस अपना पिंडी पटिया या इधर किया है कोई, उसने वो सोशल मीडिया पे वो चल रही है बहुत, वो ऑफिस देखें आपकी आंखें दंग रह जाएंगी कि ये सरकारी अफसर का ऑफिस है या कोई महल बना लिया उसने। आप फैसलाबाद के किसी दफ्तर में चले जाएं, आपको नज़र आएगा कि यहाँ कोई अपना शायद शहजादा चार्ल्स जो है ना जी बरतानिया का, ये उसका ऑफिस है। भाई हम गरीब मुल्क है, गरीब लोग हैं, आपका वास्ता किन लोगों से है जिनके पास चप्पल भी नहीं है, और आप क्या कर रहे हो? इस पैसे से आप लोगों की हेल्थ का सोचो, इस पैसे से आप लोगों की एजुकेशन का सोचो। लिटरेसी रेट जो इस पूरे रीजन में है सबसे कम हमारा है, इंडिया से भी कम हम में है। तो इस लिटरेसी रेट को आप बढ़ाने के लिए इन पैसों को इस्तेमाल करो, हमें भी पता चले। दूसरी बात है कि आपने ताजर को, सनतकार को कोई इंसेंटिव दिया है? पूरी दुनिया में ये होता है कि जो टैक्स देता है उसको 60 इयर्स के बाद आप उसकी पेंशन भी लगाते हो। यहाँ तो 1 रुपया नहीं है। ताजर जब तक उसका बिजनेस चलता है आप निचोड़ने की कोशिश करते हो। अच्छा, वो अपना इलाज भी खुद करवाता है, वो अपने बच्चों को एजुकेशन भी खुद दिलवाता है, वो अपनी सिक्योरिटी भी खुद करता है, हर काम उसका अपने बिजनेस से है। अगर खुदा ना करे किसी बंदे का अगर बिजनेस थोड़ा सा क्लैश हो जाए या वो बंदा बीमार हो जाए, बिल्कुल सही, यकीन माने उसकी दुकान बिक जाती है, उसका घर बिक जाता है इलाज करवाने के लिए। कहाँ आपने उसको इंसेंटिव दिया है कि जो हमें टैक्स देगा, ये हम इंसेंटिव अनाउंस कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारियां फिर रियासत की होंगी। एक चीज। दूसरी चीज है कि आप उन्हीं लोगों पे ये तमाम तकलीफें, तमाम मुसीबतें, तमाम लाज, तमाम शिकंजे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके पास रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स आपके पेयर हैं, आप उन्हीं पे ये इम्पोज करते रहते हो। आपने कभी कोशिश ही नहीं की है कि 24 करोड़ लोगों में से सिर्फ क्या 36 लाख लोग ही बिजनेस करते हैं। आप बनाए कानून, फिर देखें कौन प्रोटेस्ट करता है। आप कहें जी कि किसी को कमर्शियल हम बिजली का मीटर नहीं देंगे, कनेक्शन नहीं देंगे, वो रिटर्न फाइल करेगा, वो फिर उसको आप करें जी। एनटीएन नहीं लेता ना दें आप। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं सेल आउट कर सकेगा, ना खरीद सकेगा, ना बेच सकेगा जो इनकम टैक्स गुजार नहीं है। कोई बंदा गाड़ी ना खरीद सके, कोई बंदा गाड़ी ना खरीद सके जो 25, 30, 50 लाख की है, वो आम बंदा नहीं खरीदता। छोटी गाड़ियों को छोड़ दें, चलो सैलरी पर्सन है ये लेते हैं, या छोटा कोई है जिम्मेदार है उसको आप लेने दें, लेकिन बड़ी गाड़ी यहाँ 30-30 करोड़ की गाड़ी लोग लेके फिरते हैं और टैक्स वो देते ही नहीं है। अच्छा, आप किसी को यूरोप ट्रिप पे ना जाने दें जब तक वो आप वेरीफाई ना हो कि ये इनकम टैक्स देता है कि नहीं देता। अब यहाँ पे आके एक मुसीबत और खड़ी हो जाती है कि ये चीजें करते क्यों नहीं है। ये करते इसलिए नहीं कि ये सारी फिर इन पे लागू हो जाएंगी, ये इन लोगों पे, ये लोग हैं, ये कहते हैं जी सनतकार चोर है, ये ताजर चोर है। मेरा एक सवाल और है कि अगर सनतकार और ताजर आपको टैक्स नहीं देता तो मुझे बताएं 17,535 अरब रुपया आपके पास आना कहाँ से है? बिल्कुल सही, ऐसे ही कुछ सवाल है ना जी, वो भी तो बता देना जी। आपने अपने दफ्तर में क्या कोई सोना बनाने का आपने कोई आपके पास आ गया है कि आप सोना बनाते हैं?
कि जी आप सोना बना के देंगे या आपने कोई डॉलर प्रिंट करने वाली मशीन लगा दी लेकिन राना है। साहब यहाँ पर अब टैक्स के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग हैं, आपने हमेशा से ये बात की है कि टैक्स पे करना चाहिए और वाकई ये बहुत अच्छी बात है कि हम देखते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी में वो जो एक बड़े ओहदे पे रहे हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ऐसे लोग भी हैं जो कि टैक्स पे करने में कहीं ना कहीं कोताही कर रहे हैं या टैक्स पे उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। इस हवाले से आप कैसे देख रहे हैं, कैसे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी जानूंगी। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के साथ साथ जितने भी ताजर हैं या सनतकार हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे सेक्शन 37A और 37B को लेकर, और ऐसे ही एक सेक्शन है सेक्शन 21R। ये क्या है इसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इस पर बिज़नेस कम्युनिटी है, छोटी बड़ी सनत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या है। राना सिकंदर आज़म खान साहब आप थोड़ा सा बताइएगा कि एक तरफ हमने बात की कि 37A क्या है, 37B क्या है, अब ये सेक्शन 21R पे तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? अच्छा, ये ना एक नया सेक्शन इस बजट में इन्होंने डाला है, तो ये है क्या है एक्ट में? एक तो ये है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पे लागू होता है, ठीक है, जो सही। मैन्युफैक्चरिंग करती है। एक तो ये है कि ये इंडिविजुअल इनफरादी अकाउंट पे नहीं है, ये आम कारोबारी बंदे पे नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने पाबंद किया है अपना कि जो मसलन मैं आप मिसाल देता हूँ, चूँकि जो मेरा बिजनेस है ना, मैं उसकी मिसाल देनी ज़्यादा बेहतर बिल्कुल समझा सही। मैं उसको। मैं किसी कंपनी से अपनी प्रोडक्ट मंगवा रहा हूँ, उन्होंने मुझे पाबंद कर दिया है, कंपनी को पाबंद किया, मुझे नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपने किसी से कैश नहीं वसूलना। ठीक है, अगर आपने कैश वसूल किया तो आपसे हमने 20.9 आपसे हमने टैक्स डिडक्शन कर लेनी है और 50% आपके अखराजात डिसअलाउ कर देने हैं। ठीक है, अब ये है, इसमें जो मैं समझता हूँ कि ये कंपनियों को उन्होंने पाबंद किया है कि जिसको आप माल जो है वो सप्लाई दे रहे हो उससे आपने कैश नहीं लेना। ठीक है, अब यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है, चूँकि बड़ी कंपनियां जितनी हैं वो कैश ऐसे आगे पीछे करती थी, तो उसमें अब जो टैक्स की रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप पहले जो 37A 37B वो तो आपने पकड़ने का एक पैमाना रखा है ना। अगर आप ये पाबंद करें कि जो सेल टैक्स, ये रिलेटेड उसी से है। ठीक है, अब जो सप्लाई आपने देनी है, सप्लाई आपने नॉन फाइलर को नहीं देनी, ठीक है, और सप्लाई आपने किसी ऐसे बंदे को नहीं देनी जिस पे आप फर्दर टैक्स लगा के तो आप उसको, एक देखें गवर्नमेंट खुद क्या करती है, एक 18% सेल टैक्स गवर्नमेंट कहती है जी कि आप जो रजिस्टर्ड सेल टैक्स पर्सन है आप उसको सप्लाई दोगे तो 18% सेल टैक्स आपने उससे वसूलना करना है। अगर जो रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड को आपने भेजना है, तो फिर आप 3% फर्दर सेल टैक्स लगा के 21% पे आप उसको सप्लाई दे सकते हो। मैं कहता हूं कि ये ही वो पॉइंट है जिसको आपने ख़त्म करना है कि आप कानून बना दें कि आपने सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई देनी है, आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। अब जब रजिस्टर्ड पर्सन को देनी है, जैसे ही मुझे वो सप्लाई भेजते हैं, एक इनवाइस मेरे पास आती है, एक इनवाइस फौरन FBR के सिस्टम में आइरिस पे जनरेट हो जाती है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये 100 प्रोडक्ट या 10 या 20 या इतनी आइटम्स ये हमने फलां बंदे को सप्लाई दे दी है। दोनों जगह पे रिफ्लेक्ट 3 जगह पे हो रही होते हैं, मेरे अकाउंट में भी, आइरिस पे FBR को भी, और उनके अपने अकाउंट में भी, वहाँ पे वो शो। अब उसको आप करें डिसिप्लिन कि जी यहाँ से आपने किसी को नॉन जो अपना फाइलर बंदा है, नॉन रजिस्टर्ड बंदा है, उसको आपने सप्लाई नहीं देनी। ये मसले का जब मुझे आपने मेरा शो हो गया कि मुझे सप्लाई ये आई है, तो उसमें चोरी का अंदेशा ही ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। अब भले मैं पैसे आपको दूं कैश में, आपको दूं अकाउंट में, जहाँ भी दूं,
इसमें क्या हर्ज है? ये लॉजिकली कुछ चीज़ें होती हैं ना जी, ये बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आपने अगर इकानमी को डॉक्यूमेंटेड करना है ना जी, उसका तरीका यही है कि आप ये जो फर्दर टैक्स लगा के अनरजिस्टर्ड को सप्लाई देनी है ना, इसको रोक दें, बिल्कुल ये इसी तरह खुद से। ब खुद सिस्टम जो बेहतर हो जाएगा। तो ये है वो 21 राना साहब, आर। एक तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बात कर रही है कि पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, हमें हमारी इकॉनमी डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जानी है, हमें टैक्स पेयर्स के जो सारे निज़ाम है ये फ़ाइल से ख़त्म करके डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर आना है। आप क्या समझते हैं कि ये जो खातिर खा इंतज़ाम किए जा रहे हैं ये बेहतरीन हो रहे हैं, या यहाँ पर थोड़ी ना थोड़ी गुंजाइश है? क्योंकि आप बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमेशा से देख रहे हैं कि मसले मसाइलों पहले से निशानदेही कर देते हैं कि यहाँ पर ये मसला आने वाला है। देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है फिर आपका। मैं समझता हूँ कि क्या ये सिर्फ ताजर लोगों से ही आपने हिसाब लेना है? मैं कहता हूँ जी, इकानमी डिजिटल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। लेकिन एक बात और मेरा भी सवाल है कि आप जितने आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, कभी आपने शो ऑन किए कि जी हमने प्रॉपर्टी टैक्स से कितने पैसे इकट्ठे किए, पंजाब से, फैसलाबाद से, हमने ये जो आपके टूल टैक्स है वहाँ से कितने पैसे इकट्ठे किए, हर जगह से। अभी तो आपने एक और अर्निंग बना लिया, ये ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो 11 अरब 30 करोड़ उसका रख लिया, अगर आपने रफली रखा है। लेकिन आप महीने बाद बताएं ना फैसलाबाद से कितने चलान किए आपने। ये गवर्नमेंट जो है सबसे पहले तो अपने हिसाब किताब हमारे सामने पेश करें कि जनाब ये पैसे हमें इकट्ठे हुए हैं और इसको हमने, और ये ताजरों से हुए हैं, तो यहाँ से हमने इसको अपना। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा सोर्स है आपके पास अपना ये पेट्रोल डीजल। 1 लीटर पे 100 रुपया सेल टैक्स है इसके ऊपर, लेवी की शक्ल में। और अब कार्बन लेवी जो है वो दुनिया पे कहीं नहीं है, पेट्रोल के ऊपर आपने वो भी इसके ऊपर लगा दी है। तो ये जो पहले तो आप आए, हम देखें, मैं इस फोरम पे बैठ के, बल्कि जहाँ भी हूँ मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, एक ज़िम्मेदार फोरम पे रहा हूँ और मैंने उसको हेड किया है, लीड किया है 1 साल चैम्बर को। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, और हम कहते हैं, बल्कि मैं नहीं, हमारा चैम्बर, हम जितने लोग हैं जो ऑलरेडी फाइलर्स हैं, कहते हैं जी कि ये मुल्क नहीं चल सकता टैक्स देने के बगैर। बिल्कुल, इसमें कोई लेकिन दूसरी राय नहीं है। टैक्स गुजार को आप इज्जत भी दो, उसको चोर ना कहो। वो कहीं पे अगर देखें घर में गलती होती है, आप अपना आपकी मुलाजमा है घर पे, उसके हाथ से बर्तन टूट जाए तो आप क्या उसको मारना शुरू हो जाते हो, घर से निकाल देते हो? गलती कहीं भी हो सकती है, हमने सुधारना है। सुधारने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले आएंगे जी ये टैक्स चोर हैं जी, और बाबा अच्छा कह कौन रहा है? जो हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों से जिसको तनख्वाह मिल रही है वो हमें चोर कह रहा है, वो हमें चोर कह रहा है। तो ये एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा कि एक बिल्कुल कोई ऐसा अदारा था, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ, उसकी गलती थी, तो एक बंदा बाहर से आता है, वो छोटी गलती उसके वहाँ थूक देता है। तो वो जो अंदर बैठा हुआ, यानी ज़्यादा उसकी गलती थी, वो उसको कह रहा है कि अगर मैं मसरूफ़ ना होता ना तो मैं देखता तुमने बेहरमती कैसे की है अदारे की। अब ये चीज़ें हैं कि जो कहता कौन है? ये मेरे बड़े काबिल गौर अल्फाज हैं कि हमें ताजरों को, सनतकारों को चोर कौन कहता है? चोर वो कह रहा है कि जो भाईजान हमारे ही दिए हुए पैसों से उसको तनख्वाह मिल रही है और वो हमें चोर कह रहा है। भाई हमें चोर कहना बंद करो, ताजर चोर नहीं है। आप सिस्टम को बेहतर करो, आप उसके दिए हुए पैसों से उसको कुछ तो दो। इंसेंटिव आप 1 रुपया नहीं देते, उसके ऊपर आप 1 रुपया नहीं खर्च करते, और आप उसके दिए हुए पैसों से लेविश ज़िंदगी गुजारते हो। आपके घर, आपके दफातर, आपकी गाड़ियाँ, आपके प्रोटोकॉल, ये सारे कहाँ से बियर होते हैं? ये हमारे दिए हुए पैसों से होते हैं। आप कौन हो? आप ही हम में से हो। हम सब ने मिल के इस माशरे को बेहतर करना है। टैक्स देने वाले और टैक्स लेने वाले दो को मुतहारब पाक इंडिया
मुल्क नहीं है, इस मुल्क को दोनों ने मिलके चलाना है। बिल्कुल सही। आओ इस तरह मिलके चलाएं जहां हम गलती पे हैं। आप हमें इस बात पे सेटिस्फाई करें कि आप यहाँ पे गलती पे हैं, इसको हमने सुधारना है। तो यकीनन जहाँ पे ताजर या सनतकार गलती पे होगा और वो समझ भी जाएगा, जहाँ पे आप मिस यूजिंग ऑफ लॉ और मिस यूजिंग ऑफ कैश बिल्कुल सही। इसी जो आप तरह कर से रहे हो, इसको छोड़ दो, ये मुल्क बेहतर हो जाए। एट द एंड हम लोग तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये एम्पावर हो, सोसाइटी में बेहतरी आए। इसमें अगर बिज़नेस कम्युनिटी है, एफपीआर की जानिब से एक थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को कवर अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारा जो मुल्क है ये बेहतर तौर पे चल सके। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कीमत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। ज़ाहिर सी बात है किसी भी मुल्क के लिए जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलना ताकि जो बिज़नेस है वो ग्रो कर सके, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए अच्छा है बल्कि पाकिस्तान की इमेज जो है वो पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राना सिकंदर आज़म खान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने डिफरेंट पहलू समझे, 37A क्या है, 37B क्या है, इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ आएँ, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की जानिब आएँ, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि हमारी जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं ये हमारे मुल्क को किस डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही हैं? क्या बेहतरी आई है? अगर बेहतरी नहीं आई है तो कहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी नज़र आ रही है, इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? देखें, टेक्सटाइल जो है आपकी मेन एक्सपोर्ट है और इसमें पाकिस्तान की जो 30 अरब डॉलर की अब हमारी एक्सपोर्ट है, उसमें एक मेजर पोर्शन जो है वो टेक्सटाइल का है। और ख़ास करके हमारा जो फैसलाबाद है ये हब है इसका, और इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी इसीलिए कहा जाता है कि यूके में मैनचेस्टर जो है वो टेक्सटाइल सिटी था और यहाँ फैसलाबाद है। बहुत अच्छे मैं समझता हूँ कि यहाँ कारखाने हैं जो पूरी दुनिया में जिनका सानी नहीं है, जिनकी क्वालिटी और जिनकी मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने पैदा की है कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर एक टैरिफ जो है वो उसका नफाज किया है कि 30% उस पर लगा दिया, इंडिया पे लगा दिया, बांग्लादेश भी उसकी ज़द में आ गया और पाकिस्तान इस रीजन में यानी 10% पे है। वहाँ किसी 30-20 ऐसे उन्होंने करके ना जी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट है वो जाती है भी हमारी यूएसए में, तो हमें इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। अब हम प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसको बूस्टअप करने के लिए, बेहतर करने के लिए, अपग्रेडेशन के लिए कभी भी राइट जॉब राइट मैन नहीं हुआ। ठीक है। इसका आप टेक्सटाइल मिनिस्टर अभी भी नहीं, पहले टेक्सटाइल मिनिस्ट्री होती थी और बेहतर काम करती थी। मैं कहता हूँ कि फैसलाबाद से एक रिनाउंड कोई भी हो, किसी बंदे की फेवर जो टेक्सटाइल को जिसमें आप समझें कि यार ये टेक्सटाइल का एक स्टार है, उसको आप वजारत दें, उससे आप काम लें। वो समझता है कि हमने कारोबार को किस तरह बेहतर करना है, कहाँ के चीज़ें जो हैं वो सही होने वाली हैं, कहाँ से जो लीकेजेस हैं। अच्छा, वो उसे ये भी पता है कि जी कहाँ पे लोग जो है लीकेजेस करते हैं, तो वहाँ पे भी वो उनको होल्स को बंद करने की कोशिश करेगा। तो ये मेरी एक तो सजेशन है। दूसरा है कि रीजन में सबसे ज़्यादा जो आप समझ रहे हो महंगी बिजली वो अपनी रीजन में है, उसकी वजह क्या है? अभी आज की न्यूज़ है कि चाइना एक दुनिया में सबसे सुपर डैम बनाने जा रहा है। सही। और 167 इशारिया मेरा ख्याल 77 अपना बिलियन डॉलर हमारे पास जो रिजर्व है वो 20 बिलियन डॉलर हैं टोटल। मुल्क के रिजर्व जो है हमारे पास ज़र मुबादला के, वो एक डैम पे खर्च कर रहा है और हमारे से 1 साल बाद आज़ाद हुआ है। जिनको हम कहते थे ये अफ्यूम खा के कौम सोई रहती है, उस कौम ने, और उस डैम से 30 करोड़ लोगों को वो बिजली देंगे। इतना बड़ा डैम बना रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा डैम उसके पास है, पानी के रिजर्व्स उसके पास है। हमने अभी भाषा डैम के लिए
इस बजट में 25 अरब रुपए रखे हैं और ये 479 अरब रुपए का हमारा डैम था। यहाँ से हमें 8000 मेगावाट बिजली हासिल होनी थी। टोटल कंजम्पशन पाकिस्तान की 22,000 मेगावाट। अब ये चीज़ें सोचने वाली हैं कि ये ऑक्टोपस जो है हमारे ऊपर बैठे हुए, जिनके बिजली के कारखाने अपने हैं, जिनके ये चीनी के कारखाने अपने हैं, जो 8-10 बड़ी इंडस्ट्री हैं, घी के कारखाने इन्होंने काबू किए हुए हैं। अब वो डैम बनने क्यों नहीं देते? डैम अब वो 1100 अरब रुपया उसकी लागत हो गई है, 479 अरब रुपए जिस पे लाके कंप्लीट हो जाना था। एक तो उसकी मुद्दत बढ़ दी, अब 25 अरब रुपया कुछ भी नहीं है डैम के लिए। ये 2-3 साल 4 साल और गुजर जाएगा, डैम ही कंप्लीट नहीं होने देते चूँकि इनकी अपनी रोज़ी। अब डैम से आपको जो पानी की बिजली है वो आपको मिलती है 2 रुपये यूनिट। सही। ये जो बनाते हैं वो 40 रुपये यूनिट बना के उसके पैसे लेते हैं, फिर इसकी कैपेसिटी चार्जेस लेते हैं। जब तक आप इनको, ये अब आपकी कास्ट में शामिल होता है। आप जब तक जो भी आपने प्रोडक्ट बनानी बिजली से, तो उसने आप उसकी कास्ट निकालनी है ना। बिल्कुल ऐसे तो हम इस रीजन में सबसे महंगे हैं। एक तो गैस अभी 50% इन्होंने महंगी कर दी है और ऊपर से गैस की राशनिंग है। ये देखें, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री की ज़रूरत है। अच्छा, ऊपर से आपने एक ये पीरा एक ना माहौलियात का और इसको कंट्रोल करने वाला आपने एक डिपार्टमेंट ऑफ नया खड़ा कर दिया है। ये एक है आपके पास कि गैस उसका फ्लेम है, सिर्फ शोला है, उसकी कोई ऐसा चाय नहीं कि जिसको पोल्यूट करे आपके एनवायरनमेंट को। तो वो तो हो गया। जब आप दे नहीं रहे तो फिर ज़ाहिर है कि या कोयले पे जाएंगे इंडस्ट्री को चलाने के लिए, बॉयलर को जाए, या आप लकड़ी पे जाएंगे। अब उसका हो रहा है कि लंडा जल रहा है, वहाँ पे ये जो अपना तुक्के हैं वो जा रहे हैं। और इसी तरह अनरिकमेंडेड जो आपका है ना जी फ्यूल, वो आप लोग इस्तेमाल तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहलू हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, आपका एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है। अब ऊपर एक चीज़ आप देखें, ये गवर्नमेंट की रियासत की जिम्मेदारी है ना। अब गैस हमारी, अब देखें ये बातें सारी इसलिए करनी चाहिए और होती हैं कि चाइना के साथ इसी प्रेसिडेंट ने, जरदारी साहब ने, ये ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया साइन गैस का। अब वो गैस वो अपनी सरहद तक ले आए और 5 साल हो गए हम आगे नहीं लेके आ रहे अमेरिका के डर से। अमेरिका ईरान को खुद कह रहा है और चाइना को, जी आप इससे तेल खरीदो, और हम उसके डर से सस्ती गैस भी नहीं ले रहे। तो ये चीज़ें, आप गैस सस्ती करो, बिजली सस्ती करो, इसका अपना टेक्सटाइल मिनिस्टर लगाओ, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनो भी, हल भी करो, इसकी एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन और इनको फ्री सवाल है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी तो उस तरह से काम नहीं हो रहा। अगर हम पूरी दुनिया के हवाले से बात करें, हमने चाइना को देखा, इंडिया को देखा, बांग्लादेश को देखा, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत काम कर रहे हैं। हम आज भी इन सारे शोबों में बहुत पीछे हैं। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आप घर बनाने में, आप पैसा इकट्ठे करने में, आप नई गाड़ियाँ लेने में, आप अपने को सूटेड बूटेड करने में, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा R&D पे पैसा खर्च करती है। आप लोग हमने इंडस्ट्री को क्या करना है? आप देखें, आपकी R&D हो किस पे रही है कि हमने दफ्तर किस तरह बनाना है। बिल्कुल इसी तरह से राना साहब, हमें अगर इस मुल्क को संभालना है तो इस पे पूरा एक कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं कि गैप आ रहा है। गवर्नमेंट को बिज़नेस कम्युनिटी की सुननी चाहिए, बिज़नेस कम्युनिटी को FPR के साथ और डिफरेंट तीनों एंटिटीज़ का मिलकर काम करना चाहिए, तो ये चीज़ें बेहतर दौर पर दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया राना सिकंदर आज़म खान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, बिज़नेस कम्युनिटी के जितने भी मसाइल थे वो हमारे नाजरीन तक पहुँचाए। अब देखना ये है कि हुकूमत इन मसाइल को किस तरह से समझती है और इसे हल करने में क्या किरदार अदा करती है। इसी के साथ मैं विश हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।